रुद्राक्ष सिंह राजपूत राजस्थान के शाही फैमिली से वहां के हुकुमशाह हैं। 28 साल के, बिल्कुल राजकुमार वाली लुक और रौब भी बिल्कुल राजकुमार वाला। पूरे राजस्थान पर राज करते हैं और बिजनेस के मामले में इंडिया पर राज करते हैं। पता नहीं कितने ही शहरों में होटल खोले हुए हैं। जयपुर सिटी में अपने महल में अकेले रहते हैं। बस फैमिली के नाम पर एक दोस्त अनिरुद्ध है। रुद्र के साथ ही उसके महल में रहता है। रुद्र जितना ही शांत, अनिरुद्ध उतना ही हंसमुख। दोनों दोस्त जान देते हैं एक दूसरे पर। रुद्र की फैमिली को बहुत साल पहले ही मार दिया गया। किस्मत से रुद्र बच गया। रुद्र को अनिरुद्ध की फैमिली ने बड़ा किया था, लेकिन फिर 4 साल पहले उनकी भी किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अब दोनों दोस्त एक दूसरे का सहारा हैं। रुद्र शुरू से ही शांत नेचर का है, लेकिन उसका ऑरा ऐसा था कि कोई भी देखे तो रूह कांप जाए। ऐसा नहीं था कि वो बहुत गुस्से वाला था। राजस्थान में उसे मसीहा भी बोलते थे लोग। सबकी तकलीफ खत्म करता था। बहुत ही हैंडसम, 6 फीट 1 इंच हाइट, एकदम फिट बॉडी, बाल थोड़े लंबे उसकी गर्दन पर आते थे। एक कान में छोटे से सोने की बाली जो उसकी लुक को और भी अच्छा बनाती थी। काली गहरी आंखें, बियर्ड वाली लुक, गोरा रंग, बिल्कुल किसी महलों के राजकुमार जैसा। कोई लड़की देखे तो दिल थामे बिना ना रह सके। राजस्थान की लड़कियों का क्रश था वो, लेकिन बजाल है किसी से भी नजरें मिला मिला जाए। ज्यादातर अपनी आंखों में ब्लैक शेड्स लगाकर रखता था, बस मतलब का जवाब। एकदम शांत नेचर का, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसे गुस्सा नहीं आता। शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, ना ही कोई गर्लफ्रेंड। बस पूरे वर्ल्ड का टूर करने में लगा रहता है। महीने में 20 दिन वो राजस्थान से बाहर ही रहता है। अनिरुद्ध भी उसके साथ ही जाता है। ये है हमारे हीरो, जिनकी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही है, लेकिन कोई है जो इसकी स्मूथ लाइफ में भूचाल लेकर आएगी। नाज अवस्थी, मुंबई में रहने वाली एक चुलबुली सी लड़की। यह भी अनाथ है। पहले अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, फिर जब चाचा की डेथ हो गई, उसकी चाची ने उसे अपने घर पर रखने से मना कर दिया। पिछले 2 साल से वो अपनी दोस्त के साथ रूम शेयर करती है। दोनों दोस्त एक बहुत फेमस कैफे में जॉब करती हैं। पिछले 2 साल से वो यहाँ हैं, तो अब सैलरी भी अच्छी मिल जाती है उनको। दोनों अच्छा खासा गुजारा कर लेती हैं। 22 साल की नाज का कॉलेज लास्ट ईयर ही पास आउट हुआ है। बहुत ही प्यारी और चुलबुली सी लड़की। किसी को भाव देना उसे पसंद नहीं। अपने आप से ऊपर किसी को नहीं समझती। लाइफ को खुलकर जीती है। हमेशा मुस्कुराती रहती है। डरती तो बिल्कुल नहीं है, ना किसी बात से, ना वो अकेले नहीं। बस वो अकेले नहीं सो सकती, हमेशा रिद्धि के रूम में ही सोती है। उसको अकेले सोने से डर लगता है। अकेले सोने के अलावा और कोई बात उसे डरा नहीं सकती। 5 फीट 6 इंच हाइट, दूध सा सफेद रंग, पतली सी खूबसूरत फिगर, काली बड़ी बड़ी आंखें, उस पर बेहद घनी पलकें, छोटा सा चेहरा, गालों पर हंसते हुए डिंपल पड़ते थे, काले लंबे सिल्की बाल जो ज्यादातर खुले ही रखती थी। एकदम मुंह फट, हर बात मुंह पर बोलती है। किसी से पंगे लेने से भी नहीं डरती। अब देखते हैं हमारे शांत राजकुमार रुद्र और तूफान मेल नाज की जब मुलाकात होगी तो कैसा होगा इनका सफर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। जयपुर राजस्थान। राजस्थान पूरे इंडिया में अपनी विरासत और कल्चर के लिए जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत स्टेट, जहां पर बहुत बड़े बड़े महल आम ही देखने को मिल जाते हैं। अपनी पुरानी रियासतों को संभाल रखना वहां के लोगों का अपना फर्ज समझते हैं। इसी खूबसूरत स्टेट में एक खूबसूरत शहर जयपुर, जहां पर पूरे राजस्थान की आन बान शान उनके हुकुमशाह रुद्राक्ष सिंह राजपूत वहां के महल में रहते हैं। यहाँ के बच्चे बच्चे की जुबान पर रुद्र का नाम होता है। यहाँ की लड़कियां तो मरती हैं उसका एक दीदार पाने के लिए। उससे जब वो राजस्थान के हुकुमशाह बने हैं, यहाँ के लोगों के चेहरे पर खुशी होती है। बहुत सी सहूलियतें रुद्र ने प्रोवाइड करवाई। पता नहीं कितनी ही लड़कियों की शादी उनसे अपने पैसे से करवाई। गरीबों के लिए तो वह मसीहा हैं, लेकिन बहुत कम ही सबके सामने आते हैं। रुद्र तक प्रॉब्लम तो सबकी पहुंच जाती है, वो उनको दूर भी कर देता है, लेकिन लोग रुद्र से मिलना भी चाहते हैं। सबकी बहुत इच्छा है उनसे मिलने की। बहुत कम लोगों ने उन्हें रियल में देखा था। उसकी फोटो तो हर घर में लगी हुई थी, लेकिन कोई मिल नहीं पाता था उससे। रुद्र ऐसा ही था, उसे ज्यादा किसी से मिलना पसंद नहीं था। वो बहुत प्राइवेट था। वो सिर्फ अपने दोस्त अनिरुद्ध के साथ ही रहता था। अनिरुद्ध उसका पीए भी था। बहुत बार रुद्र को कई बड़े बड़े इवेंट में इन्वाइट किया गया, लेकिन वो हमेशा अपनी जगह अनिरुद्ध को भेज देता। रुद्र को देखने के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाती, लेकिन जब उसके ना आने की न्यूज मिलती तो सब उदास हो जाते। राजपूत विला, बहुत खूबसूरत और बड़ा सा विला, कम से कम 800 मीटर तक तो गार्डन ही था। बिल्कुल नए स्टाइल में विला बना हुआ था। बाहर से देखकर लगता था जैसे बहुत पुराना स्टाइल हो, लेकिन जब अंदर से देखो तो मंत्रमुग्ध हुए बिना रह नहीं सके कोई। हर चीज लेटेस्ट एडिशन की, बाहर देश से मंगवाई हुई चीजों से पूरा महल सजा हुआ था। घर को देखकर ही लगता था इस पर करोड़ों खर्च किए गए हैं। 2 फ्लोर थे और कम से कम 15 बेडरूम। ऊपर के फ्लोर में 7-8 बेडरूम थे।
उन्हीं बेडरूम में से एक बेडरूम में हमारे राजकुमार रुद्र बेड पर उल्टे लेटे सो रहे थे। सिर्फ ट्राउजर पहना हुआ था, ऊपर की बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था। रूम इतना खूबसूरत था कि कोई इंसान 10 मिनट तो रूम निहारने में लगा दे। बहुत बड़ा रूम था, हर एक चीज लेटेस्ट एडिशन की, और रूम के साथ ही बड़ी सी बालकनी। वहां पर सोफे लगे हुए थे, फ्लावर्स बहुत टाइप के थे लॉबी में। कुछ प्लांट्स नीचे ही खूबसूरती से रखे हुए थे। किंग साइज बहुत खूबसूरत सा बेड जिस पर रुद्र सो रहा था। वो कल रात ही फॉरेन ट्रिप से वापस आया था। रात को देर से आने की वजह से वो अभी तक अपनी नींद पूरी करने में लगा था। तभी उसके रूम का दरवाजा धम से खुला और एक हैंडसम सा लड़का अंदर आ गया। ये रुद्र का दोस्त कम भाई ज्यादा अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध ने रुद्र को सोते हुए देखा तो मुस्कुराते हुए जल्दी से भागकर उसकी तरफ गया और उसके ऊपर लेट गया। रुद्र की नींद खुल गई, लेकिन आंखें बंद किए ही लेटा रहा। रुद्र के बाल थोड़े लंबे थे। वो अपने अपने चेहरे अपनी बाह के नीचे रखकर सो गया था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था अभी। अनिरुद्ध उसके ऊपर लेटे हुए बोला, रुद्र उठ जा, कितना सोएगा? बोला था ना फ्लाइट में सो जा। तब तो लैपटॉप पे लगा रहा। मेरी तरह नींद पूरी पूरी की होती तो ऐसे 9 बजे तक ना सो रहा होता। रुद्र ने पहले तो कोई रिएक्ट नहीं किया, फिर वह चेहरे से नीचे करके आंखें बंद किए हुए ही बोला, मुंबई की फ्लाइट कब है? अनिरुद्ध उसके ऊपर लेटे ही, शाम 5 बजे की है। रुद्र ने सुना और बोला, मूव। अनिरुद्ध उसके ऊपर से उठकर बेड पर लेट गया। अनिरुद्ध के उठते ही रुद्र भी उठ गया। वह एक बेहद हसीन चेहरा, गहरी काली आंखें, चेहरे पर बहुत ही सलीके की बियर्ड, तीखी नाक, गर्दन तक लंबे और घने बाल, एक कान में बाली। बेहद हैंडसम सा बंदा। 6 पैक्स एब्स उसके उबर रहे थे। क्लीन शेव्ड बॉडी। उसकी बॉडी को देखकर ही लग रहा था कि जिम में घंटों पसीना बहाता है। रुद्र ने उठकर अपने बालों में उंगलियां घुमाई और सेट करके पीछे करने लगा। बाय गॉड, क्या लगा था बंदा अपने बाल सेट करते हुए। किसी ने सच ही कहा है, एक आदमी सबसे ज्यादा हैंडसम अपने बाल सेट करते हुए ही लगता है। लंबे बाल होने की वजह से काफी बार उसको उंगलियां बालों में घुमानी पड़ी। अनिरुद्ध उसको ऐसे बाल सेट करते हुए देख रहा था और बोला, क्या बाल सेट करता रहता है हमेशा, कटवा क्यों नहीं देता? थोड़े छोटे करवा ले। रुद्र बेड से उठकर खड़ा हो गया। हाइट लगभग 6 फीट थी। शर्ट लेस रुद्र बाल सेट करते हुए अनिरुद्ध की तरफ मुड़ गया और बोला, लंबे बाल कल्चर है हमारा। हमारे बाबा साहब भी लंबे बाल ही रखते थे। हमारे भी बाल लंबे ही रखना चाहते थे। उनकी धरोहर संभालना हमारी जिम्मेवारी है। अनिरुद्ध उठकर बैठ गया और बोला, वो तो ठीक है, लेकिन तेरी लुक और लंबे बालों के पीछे जो लड़कियां पागल होती हैं उनका क्या? पता कितने रिश्ते आते हैं तुझे? मना कर करके हालत खराब हो गई मेरी। जितनी तेरी उम्र नहीं, उससे 5 गुना ज्यादा लड़कियों को तू रिजेक्ट कर चुका है। रुद्र अपने ट्राउजर की जेब में हाथ डालकर पहले तो अनिरुद्ध की बातें सुनता रहा, फिर बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी में। वो उनकी दिक्कत है, हम कुछ नहीं कर सकते। इतना बोलकर रुद्र बाथरूम में चला गया। अनिरुद्ध वहीं बेड पर लेट गया। 15-20 मिनट बाद वो जिम वाले कपड़ों में टी शर्ट और शॉर्ट डालकर बाहर आया और अनिरुद्ध को लेते हुए एक नजर देखा, फिर सर्द आवाज में बोला, चल। अनिरुद्ध भी उठ गया। दोनों महल के टेरेस पर बने जिम में चले गए। जिम पूरी तरह शीशे का बना हुआ था। हर तरह की जिम मशीन उसमें थी। दोनों दोस्त जिम में आ गए। रुद्र ने सबसे पहले अपने बालों पर ब्लैक कलर का हेयर बैंड लगाया, फिर ट्रेडमिल की तरफ चला गया। अनिरुद्ध भी उसके साथ वाले लगे दूसरे ट्रेडमिल पर आ गया। स्पीड ज्यादा तेज नहीं की थी पहले। रुद्र का ध्यान ट्रेडमिल पर ही था। अनिरुद्ध उसे देखकर बोला, रुद्र, हम 28 के हो गए हैं, कब करेंगे शादी यार? मेरा बहुत मन है कि मेरे बच्चे तुझे चाचू चाचू बोले। अनिरुद्ध की बात सुनकर रुद्र ने अपने आईब्रो उठाकर उसे अजीब सा लुक किया और बोला, हमने कब रोका तुम्हें? अनिरुद्ध घूर कर, लेकिन मुझे तेरे साथ ही शादी करनी है। रुद्र अनिरुद्ध को देख कर अपने लफ्जों पर ध्यान दे थोड़ा। अनिरुद्ध ने पहले रुद्र की तरफ देखा, फिर सोचने लगा। जब उसे समझ आया तो जल्दी से बोला, अरे यार, वो मतलब नहीं। मतलब यह है, जब तू किसी और लड़की से शादी करेगा तब मैं अपने लिए ढूंढ लूंगा। रुद्र ने अपने ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ा दी और अपने कानों पर हेडफोन लगा लिए और तेज तेज भागने लगा। अनिरुद्ध ने खुद को इग्नोर करते हुए देखा तो चिढ़ते हुए रुद्र के ट्रेडमिल की स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी और घूर कर रुद्र को देखने लगा। रुद्र ने एक नजर अनिरुद्ध को देखा और मुस्कुरा दिया। उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और भागता रहा। बेहद खूबसूरत स्माइल थी रुद्र की। एक अनिरुद्ध ही था जिसके सामने रुद्र बातें कर लेता था। रुद्र शांत नेचर का था, बहुत कम रिएक्ट करता था किसी भी बात पर। हमेशा अदब से बात करना उसकी आदत थी। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, ऊपर से हुकुम साहब भी था, लेकिन उसकी अदब देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो बिना माँ बाप का बड़ा हुआ है। हर तरह से शाही घराने का लगता था। बोलने से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक हर एक बात में बिल्कुल परफेक्ट। उसकी इस अदब की वजह से बिजनेस में नई नई ऊंचाइयां छूते जा रहा था। कभी कोई गलत न्यूज रुद्र के बारे में नहीं छपी। हर कोई उसके लिए अच्छा ही बोलता। बिजनेस में भी बहुत लोग उसके साथ टाई अप करना चाहते थे।
लेकिन रुद्र भी उनके साथ ही बिजनेस करता था जो उसको सही लगते। एक तरफ बिल्कुल तहजीब से भरे हुए हमारे रुद्र और वहीं राजस्थान से दूर महाराष्ट्र के मुंबई शहर में रहती एक तूफान मेल लड़की जो रुद्र से बिल्कुल उलट नेचर की। मुंबई की एक कॉलोनी में 4th फ्लोर पर एक फ्लैट जिसमें 2 लड़कियां रहती थीं। फ्लैट 2 BHK था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत ज़्यादा चीज़ों से नहीं भरा हुआ था। हॉल में मीडियम साइज के 5 सीटर सोफे, उसके सामने एक कांच का मीडियम साइज का टेबल। बस इसके अलावा ज़्यादा भीड़-भाड़ नहीं थी। साइड में ही छोटे साइज़ की ओपन किचन जो बहुत साफ-सुथरी और अच्छी डेकोरेट्स की हुई थी। उसकी साइड में 2 रूम बने हुए थे, वो भी ज़्यादा बड़े नहीं थे। बेड और अलमारी और ड्रेसिंग टेबल के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं था रूम में। एक बेडरूम तो खाली था। दूसरे बेडरूम में एक लड़की शीशे के सामने तैयार हो रही थी और एक बेड पर सो रही थी। और वो कोई और नहीं, हमारी हीरोइन नाज़ अवस्थी थी। शीशे के सामने उसकी दोस्त रिद्धि तैयार हो रही थी। वो भी अच्छी खासी खूबसूरत थी लेकिन नाज से थोड़ा कम। दोनों की ग्रेजुएशन लास्ट ईयर कंप्लीट हो गई थी। अब वो फुल टाइम जॉब करती थी। सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक उनकी शिफ्ट थी। वो एक बहुत बड़े कैफे में जॉब करती थी। अच्छी खासी डिमांड थी मुंबई में उस कैफे की। 2 साल से दोनों जॉब कर रही थी वहाँ। बहुत सा स्टाफ आया और चेंज हो गया लेकिन ये दोनों पिछले 2 साल से वहाँ टिकी हुई थी। वहाँ का ऑनर काफी अच्छा था। उसकी एज भी काफ़ी हो गई थी, 60 प्लस था वो। इन दोनों को उसने ही जॉब पर रखा था। वो कम आता था कैफ़े में लेकिन उसको इनके काम की खबर रहती थी। नाज़ एक बहुत अच्छी कुक थी। उस शेफ़ की सिग्नेचर डिशेज़ नाज़ ही बनाती थी। उस कैफ़े की सिग्नेचर डिशेज़ नाज़ ही बनाती थी और साथ ही साथ वो वेटर्स का भी काम कर लेती थी। वो किसी काम को छोटा-बड़ा नहीं समझती थी। उसको कोई शर्म नहीं थी वेटरेस बनने में। बहुत अच्छी तरह से वो गेस्ट को रिसीव करती थी लेकिन अगर कोई उससे कुछ कह दे तो फिर वो उसको छोड़ती नहीं थी। वहाँ का ओनर नाज के छोटे-मोटे कांड इग्नोर कर देता था। रिद्धि भी कुक थी वहाँ पर, साथ में कैफ़े का एसी भी हैंडल करती थी। दोनों दोस्त की आपस में बहुत बनती थी। रिद्धि थोड़ी समझदार और शरीफ थी। वो 5-6 महीने बड़ी भी थी नाज से, इसलिए उसको बहन की तरह ट्रीट करती थी। नाज की शरारतों को हँसकर सहती। नाज भी अपनी जान देती थी रिद्धि पर। 9 बज रहे थे, रिद्धि कब से उठा रही थी, लेकिन वो उठने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन नाज अभी तक सो रही थी। उसको अपनी नींद से बड़ा प्यार था। वो सुबह जल्दी-जल्दी उठना उसके लिए मौत से बदतर था। वो कभी जल्दी नहीं उठ सकती थी। रिद्धि तैयार होकर नाज की तरफ गई और उसको हिलाते हुए बोली, "नाज उठ जा, लेट हो जाएँगे हम।" रिद्धि के थोड़े उठाने पर नाज थोड़ा ड्रामा करते हुए उठकर बैठ गई और नींद भरी आँखों से रिद्धि को देखने लगी। बहुत खूबसूरत थी हमारी नाज। दूध सा गोरा रंग, छोटा-सा चेहरा, काली आँखें, उस पर घनी पलकें, पिंक होंठ, स्मूदनिंग किए हुए हल्के से ब्राउन बाल। कोई एक बार देखे तो नजरें थम जाएं। रिद्धि उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा दी और उसके बाल ठीक करते हुए बोली, उठ के नहा ले, अब 10 बजे तक कैफे पहुंचना है। नाज ने क्यूट सा मुंह बना लिया और बोली, इतनी सुबह सुबह जल्दी क्यों हो जाती है यार? भगवान भी ना मेरी नींद के दुश्मन बने बैठे हैं, इतनी जल्दी सुबह कर देते हैं। रिद्धि हंसने लगी और उसके सर पर चपत लगाकर बोली, रात को घर आते तो सो जाती है, फिर सुबह 9 बजे उठती है और कितनी नींद चाहिए तुझे? नाज रिद्धि को देखकर, यार रिद्धि, थोड़ी लेट चलते हैं ना। अंकल तो वैसे भी कुछ नहीं बोलते, मेरी नींद पूरी हो जाएगी। चल मैं सो लेती हूँ आधा घंटा और तू अच्छा सा खाने को बना कुछ तब तक। नाज वापस बेड पर गिरने लगी तो रिद्धि ने जल्दी से उसे बाहर से खींच लिया और वापस बैठा दिया। नाज नौटंकी करते हुए बोली, यार रिद्धि सोने देना, मैं बता रही हूँ अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मैं कैफे में हर चीज में गड़बड़ करूंगी, फिर तेरा नाम लगा दूंगी, फिर मत बोलना मुझे। रिद्धि घूरते हुए, नाज उठ जल्दी, तेरा रोज का है ये। अंकल हमें पहले ही 1 घंटा लेट बुलाते हैं। सारा स्टाफ हमसे पहले आ जाता है। अब तू ज़्यादा फ़ायदा मत उठा उनकी शराफ़त का। नाज़ अकड़ते हुए। हाँ तो इतना स्पेशल ट्रीटमेंट तो हम डिज़र्व करते हैं। हमारी वजह से करोड़पति बनते जा रहे हैं वो। कोई एहसान नहीं कर रहे हैं वो। अगर हम जॉब छोड़ दें ना उनकी, आधी से ज़्यादा सेल कम हो जाए, मैं तो दिखाऊंगी अकड़, कर ले जो करना है किसी को। नाज़ अवस्थी को जॉब की कमी नहीं है। टैलेंट बहुत है मुझ में, अब सोने दे। वो वापस सोने लगी तो रिद्धि ने फिर से उठाकर बैठा दिया और दोनों कंधे पकड़कर भोला सा मुंह बनाकर बोले, नाज उठ जाना प्लीज, तू ब्रेकफास्ट बना दे प्लीज, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। नाज जैसे ही सुना कि उसकी सारी नींद झटके से उड़ गई और रिद्धि का माथा छूते हुए टेंशन में वो बोली, क्या हुआ तुझे, पहले क्यों नहीं बताया? रिद्धि उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए, ऐसा भी कुछ नहीं है मेरी जान, बस आज सुबह ही पीरियड्स आ गए और कुछ नहीं। नाज रिद्धि को देखकर, अच्छा चल ठीक है, तू बैठ, मैं बस नहाकर आई, फिर अच्छा सा मेरे हाथ का स्पेशल सैंडविच बनाकर खिलाती हूँ तुझे। रिद्धि फिर उठकर बेडशीट ठीक करने लगी। रिद्धि बेड ठीक करके बाहर लॉबी में आकर सोफे पर बैठ गई और फोन चलाने लगी। अंदर नाज थोड़ी देर बाद नहाकर बाहर आ गई और साथ वाले रूम में चली गई। उसका सामान दूसरे रूम में था। वो बस सोती रिद्धि के साथ थी। उसको अकेले सोने में डर लगता था। नाज ने अलमारी से कपड़े लिए और चेंज करके जल्दी से तैयार होने लगी।
बालों को कॉम्ब किया, होठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक, आंखों में काजल लगाकर अदब से शीशे में देखकर मुस्कुरा दी। एकदम परफेक्ट फिगर, हाइट भी अच्छी थी नाज की, 5 फीट 5 इंच के करीब, पतली सी कमर। 22 साल की नाज हमेशा हंसती रहती थी, हमेशा कैजुअल सी लुक में बहुत खूबसूरत लगती थी। ग्रे टॉप, ब्लू जीन्स, ऊपर से ग्रीन ओवरसाइज शर्ट, वाइट शूज, खिले बालों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तैयार होकर वो भागकर बाहर गई और किचन में जाकर एप्रन पहना और जल्दी से सैंडविच बनाने लगी। उसकी सब्जियां काटने की स्पीड मशीन से भी तेज थी। वो सब्जी काटते हुए ही हॉल में बैठी रिद्धि को देखकर बोली, रिद्धि कॉफी पियोगी या चाय? रिद्धि नाज को देखकर, कॉफी बना ले यार, पेन हो रही है, थोड़ी रिलीफ मिलेगा। नाज ने हाँ में सिर हिला दिया, फिर जल्दी से कॉफी और सैंडविच बनाकर हॉल में आ गई और एक प्लेट रिद्धि को दे दी और एक अपनी गोद में रखकर खाने लगी। दोनों ने ब्रेकफास्ट फिनिश किया। नाज ने जल्दी से बर्तन धो दिए। दोनों ने अपने बैग उठाए और फ्लैट को लॉक लगाकर नीचे आ गई। नाज पार्किंग से स्कूटी ले आई, रिद्धि उसके पीछे बैठ गई। दोनों निकल गईं कैफे की तरफ। नाज और रिद्धि की स्कूटी उनके कैफे के बाहर आकर रुकी। उनके घर से आधे घंटे का रास्ता था। वैसे तो ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन बहुत ट्रैफिक मिलती थी रास्ते में, इसलिए उनको आधा पौना घंटा लग जाता था। रिद्धि कैफे के बाहर ही उतर गई और नाज स्कूटी पार्किंग में लगाने चली गई। कुछ देर बाद वो स्कूटी लगाकर वापस आई और दोनों सहेलियां हाथ पकड़े अंदर चली गईं। कैफे काफी बड़ा था, बैठने के लिए बहुत स्पेस थी वहां। प्राइवेट एरिया भी बने हुए थे। अभी 10 बजे के करीब टाइम हो रहा था, तो ज्यादा लोग नहीं आए थे अभी। कैफे ऑलमोस्ट खाली ही था। दोनों सीधे चेंजिंग रूम में गई, वहां से कैफे के नाम की प्रिंट की हुई टी शर्ट पहन ली, जीन्स वही रहने दिया। उनको यहाँ पर दी हुई टी शर्ट ही पहननी पड़ती थी। दोनों ने अपने टॉप और शर्ट अपने अपने लॉकर में रख दिए और किचन में आ गई। वहां एक लड़का और एक लड़की पहले से काम कर रहे थे। रिद्धि काउंटर की तरफ चली गई और नाज ने एप्रन उठाकर पहन लिया। नाज को देखकर दोनों लड़का और लड़की मुस्कुरा दिए और लड़का बोला, गुड मॉर्निंग नाज। नाज मुस्कुराकर, वेरी गुड मॉर्निंग अमित सर। मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग नाज। नाज ने उसे भी मुस्कुराकर जवाब दिया। अमित नाज से बोला, नाज तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे सर मत बोला करो, तुमसे जूनियर हूं मैं, 7 महीने हुए हैं अभी मुझे जॉब करते हुए। नाज सब्जियां चॉप कर रही थी, उसके उनके साथ ही खड़े होकर वो चॉप करते हुए अपनी धुन में बोली, हाँ तो अगर जूनियर बनने का शौक है आपको तो एज भी कम करके आते अपनी। अब 28 साल के बूढ़े इंसान का नाम लेती मैं अच्छी थोड़ी लगूंगी? क्या बातें करते हो आप भी सर। नाज की बात सुनकर अमित हैरानी से उसे देखने लगा और उसके साथ खड़ी लड़की जिसका नाम राशि था, उसकी हंसी निकल गई। वो जोर जोर से हंसने लगी। नाज ने उसे हंसते हुए देखा तो ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और सब्जियां काटती रही। नाज का ऐसा नेचर ही था, उसकी बातों से सब हंसते रहते थे। पूरे कैफे की रौनक थी वो। राशि के हंसने से अमित थोड़ा सेंस में आया और बोला, नाज ये क्या था? तुम्हें कहाँ से बूढ़ा लग रहा हूं मैं? 28 कोई बहुत ज्यादा एज नहीं होती। नाज अपनी धुन में चौप करते हुए, हाँ तो कम भी नहीं होती, मैं तो 25 के बाद सबको बूढ़ों में काउंट करती हूँ। राशि हंसते हुए, सही लॉजिक है तेरा नाज, बूढ़ा ही है, आए दिन तो उसकी पीठ दुखने लगती है। अमित राशि को घूर कर, जिम करता हूँ मैं, इसलिए कई बार हो जाती है पीठ दर्द। और ज्यादा बूढ़ा बोल रही हो ना मुझे? अगर तुम दोनों की लाइफ में कोई मेरी एज का आ गया तो फिर बताना मैं बूढ़ा हूँ या नहीं। अमित की बात सुनकर नाज और राशि एक दूसरे की तरफ देखने लगी। फिर नाज ने अजीब सा मुंह बनाया और बोली, इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे, मुझे बूढ़े इंसान से शादी करनी पड़े। मैं 22 साल की हूँ तो ज्यादा से ज्यादा 24 साल का हो मेरा बॉयफ्रेंड, इससे ज्यादा नहीं। कहाँ मैं इतनी हसीन और ब्यूटीफुल किसी बूढ़े के साथ थोड़ी अच्छी लगूंगी मैं। अमित और राशि ने नाज की बात सुनी तो एक दूसरे को देखकर फिर हंसने लगे। नाज ने उनको हंसते हुए देखा तो घूर कर बोली, क्या? अमित हंसते हुए, बेचारा हमारा मैनेजर तेरे पीछे लहू है, उसको कौन समझाए, वो तो दूर दूर तक तेरी लिस्ट में नहीं आता। नाज ने मैनेजर का नाम सुना तो अजीब सा मुंह बना लिया और बोली, क्या यार सुबह सुबह उस चोमू का नाम ले लिया? मुझे तो समझ नहीं आता क्या सोचकर वो मुझ पे ट्राई मारता है। मतलब कहाँ मैं और कहाँ वो, ऐसा लगता है जैसे सुबह की पोटी भी पेट में ही लेकर आ जाता है। उसकी तो चाल भी लड़कियों वाली है और आया बड़ा मिस नाज करने वाला। नाज की बात सुनकर एक बार फिर दोनों अपना काम छोड़कर हंसने लगे। अमित तो नीचे पंजों के बल बैठकर हंसने लगा। नाज के चेहरे पर भी एक बेहद खूबसूरत सी स्माइल आ गई उनको हंसते देखकर। इतने में उनको एक थोड़ी सी पतली आवाज सुनाई दी, क्या हो रहा है यहाँ? सबने आवाज सुनी तो वहीं चुप हो गए। नाज ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। अमित और राशि बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबाकर वापस चॉपिंग करने लगे। दरवाजे पर कोई और नहीं, उनका मैनेजर ही था, सच में चोमू टाइप का, 32-33 साल का, थोड़ा सा पेट बाहर निकला हुआ, लेग्स उसकी पतली थी, वो थाइस से जुड़ी हुई थी, आंखों पर चश्मा, एक फनी सा दिखने वाला इंसान। नाज ने धीरे से कहा, आ गया मेरा दिमाग खाने। वो दोनों अपनी हंसी दबाए काम करते रहे। मैनेजर की नज़र जब नाज पर गई तो मुस्कुराने लगा। उनको दांतों में काफी गैप था उसके, तो हंसता हुआ भी बहुत फनी लगता था। वो जल्दी से अजीब सी वॉक करते हुए नाज की तरफ आ गया और मुस्कुराते हुए बोला, सुप्रभात मिस नाज। जैसे ही सबने उसकी आवाज़ सुनी
राशि की तो फिर से हंसी निकलने लगी। वो वहां से खिसक कर बर्तन धोने लगी और साथ ही में धीरे धीरे हंस भी रही थी। अमित नाज के पास ही खड़ा था। नाज ने सुना तो उसका हाथ रुक गया। वो स्माइल करते हुए मैनेजर को देखकर एक्टिंग करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? वैसे आपकी कब्ज ठीक हुई अभी कि नहीं? नाज की बात सुनकर मैनेजर बेचारा शर्मिंदा सा हो गया। अमित की भी हंसी निकल गई। वो भी खिसक गया वहां से और राशि के पास चला गया। राशि पहले से ही अपने मुंह पर हाथ रखे साइलेंट तरीके से हंस रही थी। अमित भी हंसने लगा। मैनेजर ने अक्वार्ड सी स्माइल के साथ कहा, मिस नाज, आपको किसने कहा मुझे कब्ज है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए आपके सामने खड़ा हूँ। नाज एक्टिंग करते हुए उदास सा चेहरा बनाकर, सच्ची सर, आप सच में ठीक हो? फिर पता नहीं मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता रहता है कि पिछले 10 दिनों की पोटी आपके पेट में ही अभी तक। मैनेजर बेचारा पानी पानी हो गया और उन दोनों की हालत तो हंस हंस के खराब हो गई। मैनेजर ने अभी खिसकना ही सही समझा और अजीब सी स्माइल से बोला, मिस नाज, मैं कहने आया था कि आप चिकन फ्राई कर लीजिए, आ गया है चिकन। नाज मुस्कुराते हुए मैनेजर को देखकर, श्योर सर। नाज कुछ और बोलती, मैनेजर गोली की स्पीड से बाहर चला गया। नाज उसको घूर कर जाते हुए देखती रही। उसके जाने के बाद मुंह दबाकर हंस रहे राशि और अमित खुलकर हंसने लगे। नाज ने अजीब सा मुंह बनाते हुए दरवाजे की तरफ देखा और कहा, अमित सर, जरा इनको पैंट पहननी सिखा दीजिए, कितने गंदे लगते हैं पीछे से, ऐसा लगता है अगले ही सेकंड गिर जाएगी पैंट उनकी। अमित हंसते हुए नाज के पास आया और उसके कंधे पर बाह लपेट कर हंसते हुए बोला, यार क्यों उसकी बैंड बजाती रहती है हर बार? वो कुछ बोलता भी नहीं तो मैं तुम्हारे नुकसान किए हुए पैसे भी नहीं काटता। नाज सब्जी काटते हो तो मैंने कब मना किया है उसे? जो भी नुकसान होता है मुझसे काट ले वो उसके पैसे। मुझे तो समझ नहीं आता कैसे इस चौमू से पीछा छुड़ाऊं। आप भी तो भाई हो मेरे, करो ना कुछ इसका। तंग आ गई हूं मैं। अमित ने उसकी गाल खींच दी और बोला, ठीक है करता हूँ कुछ, बटर चिकन बना के खिला अपने हाथ का। नाज मुस्कुराकर, डन। उसके बाद सब अपने अपने काम में लग गए। मजाक चाहे जैसे भी करती हो नाज, लेकिन कुकिंग के मामले में उसका कोई कंपटीशन नहीं था। बहुत ही टेस्टी सब कुछ बनाती थी और जल्दी भी। दूसरी तरफ जयपुर में रुद्र अपने महल में डाइनिंग टेबल पर बैठा खाना खा रहा था। अनिरुद्ध भी उसके साथ ही था। दोनों 2 घंटे जिम में लगाते रहे। अब उनके भूख लग रही थी। वहां बहुत से सर्वेंट उनकी सेवा में लगे हुए थे। रुद्र बड़े अदब से खाना खा रहा था, लेकिन अनिरुद्ध, उसको बहुत भूख लगी थी। वो बहुत तेज तेज खा रहा था। रुद्र ने उसे देखकर कहा, धीरे खाओ थोड़ा। अनिरुद्ध खाते हुए, यार ये अजीब से रूल तू अपने पास ही रख, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। रुद्र अनिरुद्ध को घूरते हुए, अनय, डोंट डोंट यू थिंक यू टॉक टू मच? रुद्र को अपनी तरफ ऐसे घूरते हुए देखकर अनिरुद्ध झेंप गया और मुस्कुराते हुए बोला, मजाक था मेरे भाई। रुद्र अनिरुद्ध को देखकर, वो हमें वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मैनर्स लेस हों, तो तुम थोड़ा मैनर में रहो। अनिरुद्ध हंस दिया और हाँ में सर हिला दिया। फिर रुद्र की तरफ गौर से देखकर बोला, रुद्र, कितनी ट्रेजेडी होगी ना तेरी लाइफ में अगर तुझे कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो तेरे रूल्स की बैंड बजा दे, तेरी एक बात ना माने। मैं तो सच में चाहता हूँ कि कोई ऐसी लड़की आए तेरी लाइफ में, तुझे लाइफ का असली मतलब समझ में आए। क्या ये बोरिंग सी लाइफ जी रहा है तू? रुद्र ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी धुन में खाता रहा। अनिरुद्ध रुद्र की तरफ देखने लगा और बोला, रुद्र, मैं सच में चाहता हूँ भाई, तू खुल के अपनी लाइफ जिए। बिजनेस से अलग भी एक दुनिया है, तू अपने बारे में भी सोच। दुनिया का बहुत भला किया तुमने, भगवान ने तेरे लिए भी कोई बेस्ट ही सोचा होगा। रियली होप तुम्हें भी कोई ऐसी लड़की मिल जाए जिसके लिए तू कुछ भी कर जाए। अपने आप को जो तुमने ऐसे बांध रखा है ना, उन सब में तुम भी आजाद हो सको। तुम उस लड़की के लिए वो सब कर जाओ। रुद्र चुपचाप सुनता रहा। उसने ना कोई ज्यादा रिएक्ट किया और ना ही अनिरुद्ध की तरफ देखा। रुद्र ने पानी का गिलास उठाया और पीने लगा। अनिरुद्ध बोला, तू सुन रहा है ना रुद्र? जवाब तो देखो ही। रुद्र ने गिलास नीचे रखा और बोला, जिन बातों की हमारी लाइफ में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उन पर रिएक्ट करना हम अपना टाइम वेस्ट करना समझते हैं। इतना बोलकर रुद्र ने टिश्यू से अपना मुंह साफ किया और उठकर खड़ा हो गया और बोला, मुंबई में जाने से पहले हमें ऑफिस जाना है, सो हरी अप। इतना बोलकर रुद्र अपने रूम में चला गया। रूम में जाकर सबसे पहले रुद्र ने मुंबई जाने के लिए अपने 2 दिन के कपड़े छोटे सूटकेस में पैक कर लिए। फिर बड़े से क्लोजेट रूम में चला गया। वहां रुद्र के अनगिनत कपड़े, जूते, परफ्यूम, वॉच, हर एक चीज की बहुत बड़ी कलेक्शन थी। रुद्र के पास ज्यादातर ब्लैक ही कपड़े थे। रुद्र ने एक नजर अपने ब्लैक कपड़ों को देखा और उसमें से एक सेट निकाल कर चेंज कर लिया। उसके बाद शीशे के सामने खड़े होकर वो अपने बाल बनाने लगा। सबसे ज्यादा टाइम उसे अपने बाल बनाने में ही लगता था। रुद्र ने बालों में वैक्स क्रीम लगाकर उसे अच्छे से सेट कर लिया। फिर अपनी वॉच कलेक्शन में से एक वॉच निकालकर पहन ली। एक बेहद एक्सपेंसिव सा बहुत ही अच्छी खुशबू का परफ्यूम छिड़का और एक लुक खुद को शीशे में देखा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो रेडी होकर क्लोजेट रूम से बाहर आ गया और अपना फोन उठाकर रूम से बाहर चला गया।
नीचे आकर वो हॉल के सोफे पर एक राजे की तरह बैठकर अपना फोन चलाने लगा। रुद्र का बॉडीगार्ड आया और रुद्र के सामने दोनों हाथ बांधकर बोला, हुकुम सा, वृद्धा अनाथ आश्रम में आज फंक्शन है, आपको इनविटेशन भेजा है। बहुत दिनों से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। रुद्र ने नजर उठाकर बॉडीगार्ड की तरफ देखा। बॉडीगार्ड ने अपनी नजरें नीची कर लीं। ऐसा नहीं था वो डरता था रुद्र से, लेकिन हुकुम सा होने की रिस्पेक्ट उसे सब देते थे। कोई हुकुम सा से नजरें नहीं मिलाता था। सिर्फ एक अनिरुद्ध था जो उसे बिल्कुल नॉर्मल रहता था। उस जिसके लिए लेकिन उसके अलावा सबकी नजरें रुद्र के आगे रिस्पेक्ट से झुक जाती थी। रुद्र भी अपने बॉडीगार्ड और अपने स्टाफ से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था। सब लोग खुद ही रुद्र के सामने कोई गलती नहीं करते थे, कभी मौका ही नहीं देते थे रुद्र को गुस्सा करने का। रुद्र ने कुछ सेकंड कुछ नहीं कहा, फिर गार्ड से सर्द आवाज में बोला, उनको एक गिफ्ट और एपोलॉजी हमारी तरफ से भेज दीजिएगा। जितनी उनको जरूरत हो डोनेशन दे दीजिए। इतना बोलकर रुद्र वापस अपने फोन देखने लगा। बॉडीगार्ड ने फिर रुद्र की तरफ देखा और बोला, जी हुकुम साहब। बॉडीगार्ड वहां से बाहर की तरफ चला गया। इतने में अनिरुद्ध भी तैयार होकर नीचे आ जाता है और रुद्र के पास बैठ जाता है। उसके बैठते ही रुद्र उठकर खड़ा हो गया और बाहर की तरफ चला गया। अनिरुद्ध ने उसे जाते हुए देखा तो उठकर बाहर जाते हुए बोला, 2 मिनट चैन से बैठने भी नहीं देता। फिर अनिरुद्ध भी अपना कोट ठीक करता हुआ रुद्र के पीछे चल दिया। रुद्र अपनी आंखों में काला चश्मा लगाए बहुत रौब से अपनी कार की तरफ जा रहा था। बाय गॉड, इतना हैंडसम लग रहा था वो। ऊपर से उसके बाल थोड़े थोड़े उड़ रहे थे, उसे और ज्यादा दिलकश बना रहे थे। रुद्र को आता देखकर उसके बॉडीगार्ड ने जल्दी से सर झुकाकर दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। ब्लैक कलर की रोल्स रॉयल लेटेस्ट एडिशन से कम 6-7 करोड़ की उसकी कार ही थी। रुद्र के पास आते ही कार का दरवाजा पकड़े बॉडीगार्ड ने नजरें झुकाए कहा, गुड आफ्टरनून हुकुम सा। रुद्र ने हल्का सा सिर हिला दिया और सीधे कार में बैठ गया। उसके पीछे ही अनिरुद्ध आ गया। बॉडीगार्ड ने उसे भी विश किया। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया और रुद्र के साथ वाली सीट पर बैठ गया। बॉडीगार्ड ने दरवाजा बंद किया और आगे पैसेंजर सीट पर खुद भी बैठ गया। उनकी बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। उनकी कार के पीछे एक और कार चलने लगी, उनमें भी बॉडीगार्ड्स थे। अनिरुद्ध ने रुद्र की तरफ देखा जो फोन में बिजी था। उसे देखा और फिर कहा, रुद्र, मुंबई में फ्लैट की सफाई करवा दी है और क्लाइंट। अनिरुद्ध आगे कुछ कहता, रुद्र ने फोन रखते हुए ही शांत सी आवाज में कहा, हम होटल में स्टे करेंगे, मीटिंग भी किसी शांत सी प्लेस पर अरेंज करना। अनिरुद्ध एक नजर रुद्र को देखकर, ओके, देखता हूँ कोई अच्छी सी जगह। इसके बाद ज्यादा कोई बात नहीं हुई दोनों में। अनिरुद्ध भी अपने फोन में बिजी हो गया। कार राजपूत इंडस्ट्री की तरफ चली गई। शाम के 7 बजे रुद्र की फ्लाइट मुंबई लैंड हो गई। अपने 4 बॉडीगार्ड और अनिरुद्ध के साथ वो आंखों पर काला चश्मा लगाए बहुत रौब से एयरपोर्ट के प्राइवेट एरिया से होते हुए बाहर आ गया। एयरपोर्ट के बाहर ही 2 बड़ी बड़ी महंगी कार उनका वेट कर रही थी। मुंबई में जिनके साथ वो मीटिंग करने आया था उन्होंने ही गाड़ियां भिजवाई थी। ड्राइवर और एक सूट बूट पहने आदमी हाथ में बुके लेकर कार के बाहर वेट कर रहे थे। रुद्र को आता देखकर आदमी जल्दी से उसकी तरफ गया और बुके रुद्र की तरफ बढ़ा दिया और मिमियाते हुए बोला, वेलकम हुकुम सा। रुद्र ने अनिरुद्ध की तरफ देखा तो अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर आदमी के हाथ से बुके ले लिया और बोला, धन्यवाद शर्मा जी। मिस्टर शर्मा मुस्कुराते हुए, आइए हुकुम सा। उसने जाकर कार का दरवाजा खोल दिया और रुद्र जाकर कार में बैठ गया। उसके साथ ही अनिरुद्ध और रुद्र का मेन बॉडीगार्ड रोनी आगे की तरफ सीट पर बैठकर ड्राइवर के साथ बैठ गया। कार स्टार्ट हो गई और होटल की तरफ चल दी। रुद्र सीट से सर लगाकर बैठ गया। उसका सर थोड़ा दर्द हो रहा था। आंखों पर चश्मा लगे ही वो आंखें बंद करके सीट पर सर टिकाए बैठ गया। अनिरुद्ध ने उसे देखा तो बोला, रुद्र, यू ओके? रुद्र सीट पर ही सर लगाए, यह आई नीड अ कॉफी। अनिरुद्ध ने एक नजर रुद्र को देखा, फिर ड्राइवर से बोला, कोई अच्छा कैफे देखे तो कार रोक देना। ड्राइवर, जी सर। 15-20 मिनट बाद उनकी कार एक बड़े कैफे के सामने रुकी। रुद्र और अनिरुद्ध ने चेहरे पर मास्क लगा लिया। रोनी ने रुद्र की साइड का दरवाजा खोल दिया। रुद्र आंखों पर चश्मा और चेहरे पर मास्क लगा अपने कोट के बटन बंद करते हुए बाहर आ गया। दूसरी तरफ से अनिरुद्ध भी आ गया। रुद्र ने सिर्फ 2 बॉडीगार्ड को अपने साथ आने की परमिशन दी। अनिरुद्ध और रुद्र दोनों कैफे के अंदर चले गए। बॉडीगार्ड उनके पीछे चल रहे थे। उनके पास गन्स भी थे, लेकिन अभी उन्होंने छुपाए हुए थे। गन तो रुद्र के पास भी होती थी, लेकिन वो ज्यादातर कैरी नहीं करता था। 4-4 लंबे चौड़े लड़कों को देखकर कैफे में बैठे सबकी नजरें उनकी तरफ चली गईं। चेहरे पर मास्क होने की वजह से कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। उन चारों में रुद्र की पर्सनैलिटी सबसे अलग और शाही लग रही थी। भले ही चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी रुद्र की लुक को देखकर लड़कियों की नजरें उस पर जम गईं। उन चारों ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। अनिरुद्ध ने कैफे में नजरें घुमाकर प्राइवेट एरिया देखा
और रुद्र को लेकर प्राइवेट एरिया की तरफ चलकर बैठ गए। के बॉडीगार्ड उसके पीछे खड़े हो गए तो रुद्र ने बिना किसी की उनकी तरफ देखकर कहा, रोनी बैठ जाइए। रोनी झिझकते हुए, आई एम फाइन हुकुम साहब। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक हल्की सी नजर अभी उनको देखा ही था कि दोनों जल्दी से उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गए। अनिरुद्ध हंसने लगा उनकी फुर्ती देखकर। रुद्र ने अपनी नजरें हटा ली तो रोनी अनिरुद्ध को घूरने लगा। रोनी दोस्त ही था रुद्र और अनय का, उनके कॉलेज में उनका क्लासमेट था। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक थी तो रुद्र ने उसे अपने साथ ही रख लिया। रोनी दोस्त जरूर था रुद्र का, लेकिन वो अपने पिता की तरह रिस्पेक्ट करता था उसकी। रुद्र की वजह से ही आज उसके घर की कंडीशन बहुत अच्छी थी। रुद्र के लिए अपनी जान भी दे सकता था रोनी, लेकिन अनिरुद्ध के साथ वो नॉर्मल दोस्तों की तरह ही बिहेव करता था और अनिरुद्ध को भी इससे दिक्कत नहीं थी। अनिरुद्ध रोनी को देखकर, रोनी तुम्हें हर बार क्यों कहना पड़ता है? रोनी एक नजर रुद्र को देखकर, अनय अभी मैं ड्यूटी पर हूँ, हुकुम शाह की सेफ्टी मेरी पहली जिम्मेवारी है। रुद्र अपना फोन चलाता रहा। उसे ज्यादा किसी बातों में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं था। अनिरुद्ध अभी कुछ कहता उससे पहले एक खूबसूरत लड़की हाथ में मीनू लेकर मुस्कुराते हुए उनकी तरफ आ गई। अनिरुद्ध की नजर उस लड़की पर ही रुक गई। वो रिद्धि थी। वो काफी पीने नाज और रिद्धि के कैफे में आए थे। रिद्धि ने मुस्कुराकर मीनू टेबल पर रखा और बेहद प्यार से बोली, स्वागत है सर, कृपया सहज रहें। रिद्धि की आवाज से अनिरुद्ध होश में आया और मीनू पकड़कर अपना मास्क नीचे कर लिया। अनिरुद्ध को देखकर रिद्धि भी उसे देखने लगी, लेकिन फिर जल्दी ही अपनी नजरें हटाकर बिल्कुल सावधान अपने दोनों हाथ नीचे जोड़कर खड़ी हो गई और नजरें झुका ली। अनिरुद्ध मुस्कुराए बिना न रह सका और बोला, थैंक यू मिस। रिद्धि ने हल्का सा वापस देखा और छोटा सा मुस्कुराकर वापस नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। रुद्र अपने पैर पर पैर चढ़ाए अब फोन में बिजी था। आंखों पर चश्मा और मास्क अभी भी लगा हुआ था उसके। अनिरुद्ध ने एक नजर रिद्धि को देखकर फिर मीनू देखा और बोला, 4 कॉफी विथ चिकन सैंडविच। रिद्धि ने अपनी डायरी में उनका ऑर्डर लिखा और पोलाइटली अनिरुद्ध को देखकर बोली, एनीथिंग एल्स सर? अनिरुद्ध उसे देखते हुए, थैंक्स। रिद्धि ने मुस्कुराकर सर हिला दिया और वहां से चली गई। अनिरुद्ध उसे जाते हुए देखता रहा। रोनी ने उसे नोटिस किया। जब अनिरुद्ध ने रोनी की तरफ देखा तो रोनी ने अपने आईब्रो उठा दिए। अनिरुद्ध ने भी आंख मार दी और मुस्कुराकर पीछे होकर बैठ गया। रोनी ने रुद्र की तरफ इशारा किया तो अनिरुद्ध उसे घूरने लगा। रोनी साइड में फेस करके मुस्कुराने लगा। रुद्र अपने फोन में देख रहा था, लेकिन उन दोनों को बराबर नोटिस कर रहा था। उसने अपना मास्क नीचे किया और बोला, अनय अपने आप से व्यवहार करें। अनिरुद्ध सकपका गया और बोला, नथिंग लाइक दैट यार। रुद्र ने एक लुक अनिरुद्ध को दिया तो अनिरुद्ध भी उसे इग्नोर करके फोन चलाने लगा। रोनी भी सीरियस होकर बैठ गया। दूसरी तरफ रिद्धि ऑर्डर लेकर किचन में आ गई। हमारी नाज का कॉफी बना रही थी। रिद्धि ने आकर उसे पेपर दिया और बोली, नाज वैसे मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन यार आज सच में पता नहीं कौन लोग आए हैं। इतने हैंडसम बंदे और मुंबई भी नहीं लग रहे हैं। बड़ा ही अलग सा गेटअप है उनका। नाज रिद्धि से थोड़ा दूर हुई और उससे पैरों से लेकर ऊपर तक देखकर हैरानी से बोली, रिद्धि तू, और वो भी लड़कों की बातें? ये कब से करने लग गई तू? और कौन से आइटम आए हैं हमारे कैफे में? रिद्धि ने उसके सर पर चपत लगाई और बोली, आइटम नहीं है पागल, अच्छे खासे हैंडसम बंदे हैं और 3 के तो चेहरे दिख रहे थे। एक तो पूरी तरह से अपना चेहरा छुपाकर बैठा हुआ था, लेकिन लग वो उन सबसे अलग रहा था। मेरा तो मन था उसका चेहरा देखने का। उसके बाल देखने में कितने अच्छे थे। नाज मुस्कुरा कर एक्टिंग करते हुए, आय हाय क्या बात है, चल क्या रहा है? रिद्धि घूरते हुए, कुछ नहीं चल रहा है, मैं बस बता रही हूँ। इन सब के लिए टाइम नहीं है हम दोनों के पास। चल जल्दी से ऑर्डर रेडी कर फिर देकर आ। नाज क्यूट समूह बनाकर, क्यों मैं क्यों जाऊं, तू जा। रिद्धि नाज की दोनों गाल खींचकर, प्लीज चली जा मेरी जान, मुझे अजीब सा लग रहा है। तू तो ब्रेव है, हैंडल कर लेती है। नाज गहरी सांस लेकर, ठीक है चल कॉफी बना दे तू, मैं सैंडविच बनाती हूँ। वो दोनों ऑर्डर रेडी करने लग गई। बाहर काफी कस्टमर थे तो सब काम में बिजी थे। कम से कम 7-8 शेफ लगे हुए थे ऑर्डर रेडी करने में। नाज और रिद्धि ने ऑर्डर रेडी करके ट्रे में रखा। नाज ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती थी किसी को और ना ही खुद का शो ऑफ करके दिखाती थी। उसने अपने सर से कैप उतारी और अपने बालों का जूड़ा बना लिया। जूड़ा बनाने से उसका चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत और क्यूट लगने लगा। वो थक गई थी सुबह से खाना बनाते बनाते, तो अभी उसे अपने लुक की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उसने टिश्यू से अपने चेहरे का पसीना साफ किया, एप्रन उतार कर ट्रे पकड़ लिया और ऑर्डर लेकर चली गई। उसके हाथ में बड़ी सी ट्रे थी और उसमें काफी और सैंडविच थे। वो प्राइवेट एरिया था, इसीलिए वहां ना तो कोई भीड़ भाड़ थी और ना ही आवाज बाहर आ जा सकती थी।
हाँ, लेकिन कैमरा लगे हुए थे वहाँ। नाज़ ध्यान से ट्रे पकड़े वो टेबल की तरफ आ गई। रुद्र की पीठ थी नाज़ की तरफ, वहाँ से वो चल कर आ रही थी और रुद्र भी बैठा बैठा भी कॉर्नर की सीट पर था। सब फ़ोन में बिज़ी थे। नाज़ को आते किसी ने नहीं देखा। नाज़ आकर ऑर्डर रखने लगी। रुद्र का ध्यान भी नहीं था। वो भी बस अपने ध्यान में अपना पैर दूसरे पैर से उठाकर सीधा होकर बैठने लगा। रुद्र के ऐसा करते नाज़ एकदम से घबरा गई और ट्रे छूटने को हो गई उससे। कॉफी में से एक कप की कॉफी रुद्र के शूज पर गिर गई। रुद्र ने भी जल्दी से ट्रे को संभालना चाहा और हाथ नाज के हाथ पर रख दिया। नाज भी हड़बड़ा गई। सब इतना अचानक हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आया, लेकिन रोनी तो बॉडीगार्ड था। रुद्र पर कोई भी प्रॉब्लम आए उसे एक्शन लेना ही था। वो और उसके साथ वाला बॉडीगार्ड जल्दी से खड़े हो गए और अपनी अपनी गन्स निकालकर नाज की तरफ उठा दी। नाज ने जैसे ही गन्स देखे जल्दी से चीख कर रुद्र की गोद में बैठ गई और उसका कोट कस के पकड़ लिया। रुद्र एकदम शॉक हो गया। उसके हाथ हवा में ही रह गए। बाकी सब भी शौक से उसे देखने लगे। रुद्र के चेहरे पर अभी भी मास्क और चश्मा था। उसने अभी नाज को अभी तक देखा नहीं था, लेकिन नाज के हाथ के एहसास उसे अच्छा जरूर लगा था। नाज की जान हलक में आ गई थी गन्स देखकर और रुद्र का कोट पकड़कर डरते हुए बोली, प्लीज गन्स नीचे कीजिए, गलती से हो गया मुझसे, प्लीज मारना मत। नाज की आवाज से रुद्र सेंस में आया। नाज ने डरते हुए रुद्र की तरफ देखा। रुद्र ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। नाज का डरा हुआ चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। नाज के गोरे चेहरे पर पसीना आने लगा। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले पहले ही रोनी नाज का हाथ पकड़कर उसे रुद्र की गोद से उठाने लगा तो रुद्र ने पहले ही हाथ दिखाकर बेहद सर्द आवाज में कहा, बंदूकें नीचे। रोनी जल्दी से लेकिन सर रुद्र रोनी की तरफ देखकर गुस्से भरी आवाज से, गन्स डाउन राइट नाउ। रुद्र की गुस्से से भरी आवाज सुनकर सब हैरान रह गए। रोनी ने जल्दी से अपनी गन्स नीचे कर दी। अनिरुद्ध भी हैरानी से रुद्र को देखने लगा, क्योंकि रुद्र भी अपनी सेफ्टी के मामले में रोनी के काम में ज्यादा टांग नहीं अड़ाता था। रोनी जो करता उसे करने देता था। नाज ने जब रुद्र की आवाज सुनी तो उसकी तरफ देखने लगी। गन्स देखकर अब उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। उसकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन पहली बार आई थी तो इसलिए घबरा गई। उसे रुद्र का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे एक अलग सी फीलिंग हुई। रुद्र भी अब नाज की तरफ देखने लगा। नाज ने आंखों में आंसू लिए डरते हुए कहा, मुझे खेद है सर, गलती से हुआ, मुझसे सचमुच खेद है, कृपया। रुद्र नाज की बातें आराम से सुनता रहा। नाज अभी भी उसकी गोद में ही बैठी हुई थी। रुद्र ने उसे अपनी तरफ से बिल्कुल टच नहीं किया। वो नाज के चुप होते ही धीरे से सर्द आवाज में ही बोला, उठिए। नाज डरी हुई थी, उसको ज्यादा समझ नहीं आया। वो जल्दी से बोली, अंकल प्लीज सॉरी, मुझे मारना मत प्लीज, आप बिल मत देना, जो बोलोगे वो खिला दूंगी, प्लीज अंकल इन गुंडों से बचा लो। नाज की बात सुनकर सबकी आंखें बाहर आने को हो गईं। अनिरुद्ध की तो हंसी निकलने लगी। रोनी भी अब हंसने पर आ गया, लेकिन उसे अपनी जान प्यारी थी, इसलिए वो चुपचाप खड़ा रहा। उसे अपने लिए गुंडा सुनना भी बुरा नहीं लगा। रुद्र ने गुस्से भरी आवाज में कहा, हमने कहा उठिए। रुद्र की गुस्से भरी आवाज सुनकर नाज होश में आई। फिर उसे समझ आया कि वो गोद में बैठी है। वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और बोली, सॉरी अंकल, सो सॉरी, आपकी बेटी जैसी हूँ मैं, बुरा मत मानना अंकल प्लीज। वो मैं इन गुंडों से डर गई थी इसलिए बैठ गई थी। आपके पैर तो नहीं दुखने लगे? वैसे मैं इतनी भारी नहीं हूँ। अनिरुद्ध ने तो अपने मुंह पर एक हाथ रख लिया और नाच की बात सुनकर मुंह बंद किए ही हंसने लगा। वो नाच के ड्रामे भी देख रहा था। रोनी और दूसरे बॉडीगार्ड की हंसी निकल रही थी। बेचारे खुद को रोके हुए थे। रुद्र ने नाच को नीचे से लेकर ऊपर तक देखा। ब्लू जींस के साथ कैफे के टैग वाली रेड टी शर्ट और पैरों में व्हाइट शूज, बालों का जूड़ा बनाया हुआ, बेहद खूबसूरत था चेहरा, एकदम फिट फिगर। छोटे बालों की कुछ लटें उसके मुंह पर आ रही थी। रुद्र ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर अपना चश्मा उतार दिया। रुद्र के चश्मा उतारते ही नाज वहीं पर रुक गई। रुद्र की खूबसूरत आंखों की तरफ देखने लगी। रुद्र भी उसे देख रहा था। अब वो और भी ज्यादा क्लियर देख रहा था, नाज को दिख रहा था। फिर उसने नाज को देखते हुए अपना मास्क उतार दिया। उसके मास्क उतारते ही नाज की आंखें इतने हैंडसम बंदे को देखकर उस पर जम गईं। बाकी तीनों लड़के हैरानी से रुद्र को देखने लगे। ऐसा तो कभी नहीं किया पहले उसने। किसी से नजरें मिलाना तो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं, और बाहर जाते टाइम भी वो मास्क लगाकर ही रहता था। आज वो खुद अपना चेहरा किसी को दिखा रहा था। नाज कुछ पल तो देखती रही, फिर जल्दी से सेंस में आकर हैरान होकर बोली, आप अंकल थोड़ी हो? किस किस बेहुदा इंसान ने मुझसे कहा कि आप अंकल हो? आप तो ठीक ठाक से हैंडसम हो। नाज की बात सुनकर सब अब नाज को हैरानी से देखने लगे। बस रुद्र ही उसे नॉर्मल लुक से देखे जा रहा था। रोनी और अनिरुद्ध ने एक नजर नाज को देखकर एक दूसरे की तरफ देखा। नाज की बेवकूफी भरी बात पर दोनों को हंसी आ गई। रोनी बेचारा खुलकर नहीं हंस सकता था, लेकिन अनिरुद्ध ने सोफे पर रखा छोटा सा पिलो उठाकर अपने मुंह पर रख लिया और साइलेंट हंसने लगा। रुद्र ने कुछ नहीं बोला तो नाज जल्दी से बोली, सर आप बताइए आपको क्या खाना है, मैं आपको फ्री में खिलाऊंगी। बहुत चलती है मेरी इस कैफे में। यहाँ के ओनर मेरे अंकल है, मैं उनकी फेवरेट हूँ। आप 3,000 तक का कुछ भी ऑर्डर कर दो, मैं माफ करवा दूंगी। आपके शूज खराब हो गए मेरी वजह से,
पता नहीं कितने के होंगे, 2-3 हज़ार के तो होंगे। वैसे तो मुझे देखने में सस्ते ही लग रहे हैं, सेल में इससे भी अच्छे सस्ते मिल जाते हैं। चलो फिर भी 3 हज़ार तक माफ़ करवा सकती हूँ, बस मेरी रेटिंग मत गिराना, यहाँ की सबसे अच्छी एम्प्लॉयी हूँ मैं। अच्छा बताइए क्या खाना है आपको? वैसे मैं बटर चिकन बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन आप लोग तो 4 हो, देख के लगता है कि 5 किलो चिकन आप खा जाते होंगे, लेकिन फिर भी बना दूँगी जैसे-तैसे। बताइए खाएँगे बटर चिकन? नाज़ अपनी बात खत्म करके बारी-बारी सबकी तरफ देखने लगी। रुद्र को छोड़कर बाकी सब मुंह खोले हैरानी से नाज को देख रहे थे। नाज ने बातों-बातों में उनकी तगड़ी बेइज्जती भी कर दी और इनको फील भी नहीं करवाई, लेकिन उन्होंने खुद ही फील कर ली। रोनी अनिरुद्ध की तरफ देखने लगा। अनिरुद्ध ने उसे देखा, फिर दोनों रुद्र की तरफ देखने लगे, जो सोफे पर कोहनी टिकाए एक पैर पर दूसरे पैर पर रखकर अपना हाथ अपने होंठों पर रखकर नाज की तरफ देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। नाज़ बड़ी उम्मीद से सबकी तरफ देख रही थी, फिर वो रुद्र को देखने लगी और मुस्कुराकर अपने आईब्रो उठाकर बच्चों की तरह पूछने लगी। रुद्र ने अभी भी कोई रिएक्ट नहीं किया, फिर कुछ सेकंड उसे देखकर बोला, कुछ नहीं, सेवा के लिए धन्यवाद। रुद्र ने इतना बोला और सोफे से उठकर खड़ा हो गया। रुद्र के उठते ही नाज़ उसे हल्का सा मुंह खोलकर देखने लगी। इतनी अच्छी हाइट और बॉडी देखकर वो बस उसे देखने लगी। वो खुद रुद्र की चिन तक आ रही थी। अनिरुद्ध भी उठ गया। रुद्र ने एक गहरी नजर नाज की आंखों में देखा, फिर तेजी से आंखों पर चश्मा और चेहरे पर मास्क लगाए बाहर की तरफ चला गया। बाकी सब भी उसके पीछे चले गए। नाज तो बस हैरानी से उनको जाते हुए देखती रही। रुद्र और बाकी सब तेज कदमों से चलते हुए कैफे के बाहर आ गए। बाहर ड्राइवर कार के पास खड़ा था। उनको आता देखकर जल्दी से उनके कार का दरवाजा खोल दिया। रुद्र बड़े बड़े कदमों से चलते हुए आकर सीधे कार में बैठ गया। उसके पीछे ही अनिरुद्ध भी उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। रोनी आगे ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ गया और दूसरा बॉडीगार्ड पीछे दूसरी गाड़ी में बैठे बॉडीगार्ड के पास चला गया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। पहले तो कार में 5 सेकंड शांति रही, लेकिन फिर अचानक से अनिरुद्ध जोर-जोर से हंसने लगा। अनिरुद्ध के हंसते ही रोनी की भी हंसी निकल गई। वो मुंह आगे रखे ही साइलेंट हंसने लगा, लेकिन हमारे रुद्र बिल्कुल शांत बैठे थे। रुद्र ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। वो जानता था अनिरुद्ध को, उसे पता था कि वो ऐसा ही कुछ करेगा। रुद्र ने अपना मास्क उतार दिया और अनिरुद्ध को इग्नोर करके अपना फोन चलाने लगा। अनिरुद्ध की हंसी नहीं रुक रही थी। वो रुद्र की तरफ देखते हुए हंसने लगा और थोड़ी देर बाद बड़ी मुश्किल से हंसी रोक कर बोला, यार रुद्र, उस लड़की ने इतनी बेइज्जती की, लेकिन मुझे फिर भी हंसी आ रही है। क्या लड़की थी, एकदम तूफान, और तेरे लाखों के शूज को 2-3 हजार के बता रही थी। और सबसे फनी बात, अंकल बोल रही थी तुम्हें। अनिरुद्ध सीट पर लोटपोट होकर हंसने लगा। रुद्र के हाथ उसके फोन पर रुक गए। उसने अपना चेहरा बाहर की तरफ कर लिया और हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन फिर जल्दी से वापस सीरियस हो गया। किसी की नजर रुद्र की स्माइल पर नहीं गई। रुद्र ने अपने पैर थोड़ा आगे करके अपने शूज की तरफ देखा, जिस पर कॉफी गिरी हुई थी। वो एकटक उसे देखने लगा। अनिरुद्ध थोड़ी देर में शांत हो गया और बोला, रोनी, और क्या बोल रही थी? 5 किलो चिकन खाते होंगे हम, देखने में ऐसे लगते हैं हम। मुझे तो उसके दिमाग का स्क्रू ढीला लगा। अनिरुद्ध बोल ही रहा था, इतने में ही रुद्र की गुस्से भरी आवाज आई, अनय, करेक्ट योर लैंग्वेज, लड़की है वो, रेस्पेक्ट से बात करो थोड़ा। अनिरुद्ध रुद्र को देखकर, रुद्र, मैं बस मजाक में बोल रहा हूँ, अदरवाइज तो मुझे बड़ी क्यूट लगी वो। बोलती कितना है वो, और वो भी कितना क्यूट बोलती है। कभी दोबारा मौका मिला तो मैं तो जरूर मिलना चाहूंगा उससे। रुद्र घूरकर अनय को देखने लगा और बोला, हमें कोई बात नहीं सुननी इस टॉपिक पर। अनिरुद्ध ने अपने मुंह पर फिंगर रखकर हाँ में सर हिला दिया। रुद्र अब फोन को देखने लगा। अनिरुद्ध को फिर से हंसी आने लगी, लेकिन रुद्र की वजह से चुप रहा। दूसरी तरफ कैफे में नाज ट्रे लेकर किचन में आ गई। उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा इस इंसिडेंट से। उसने ट्रे काउंटर पर रखी और सैंडविच उठाकर खुद खाने लगी। रिद्धि ने ट्रे देखी तो सारा ऑर्डर वैसा ही था, किसी ने कुछ खाया ही नहीं था। रिद्धि ने उसे खाते हुए देखा तो उसके पास आकर बोली, नाज ऐसे ही वापस ले आई, दिया नहीं अब क्या ऑर्डर? नाज खाते हुए बेपरवाही से, क्या बताऊं यार, कितना बड़ा कांड हो गया था, मरते मरते बची हूँ। रिद्धि उसे देखकर, क्या गड़बड़ करके आई है तू? नाज रिद्धि को देखकर, यार मैंने कुछ नहीं किया, वो लंबे बालों वाले की वजह से सब हुआ, ऊपर से गुंडे रखे हुए थे उसने अपने साथ, मुझ पे गन तान दी, पता है? रिद्धि एकदम से डर गई और बोली, क्या तुझे कुछ हुआ तो नहीं? कुछ कहा तो नहीं उन्होंने? नाज, चिल रिद्धि, तुम्हें लगता है मैं इतनी जल्दी डर जाऊंगी? हैंडल कर लिया मैंने। नाज अभी बोल ही रही थी कि किचन में मैनेजर भागकर चिल्लाते हुए अंदर आए। सब उसकी तरफ देखने लगे। बड़े अजीब तरीके से वो भागकर आ रहा था। मैनेजर नाज के पास आकर बोला, मिस नाज, आप ठीक हैं? कुछ हुआ तो नहीं आपको? डरना मत, मैं आपके साथ हूँ, स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा उनके खिलाफ। मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं देख लेता उन गुंडों को, आप फिक्र मत करना। उन सब की तरफ देख, हाँ, सब उसकी तरफ देख रहे थे। नाज बड़ा अजीब सा मुंह बनाकर हाथ में सैंडविच पकड़े उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी, फिर बोली, सर, जैसे आपकी दोनों टांगे हैं
उतना तो उस लंबे बालों वाले का एक बाइसेप था। वो फूंक भी मारता तो आप कैफे के बाहर नजर आते। मैनेजर की बात सुनकर पहले सब सीरियस थे, लेकिन नाज की बात पर फिर सबको हंसी आने लगी। रिद्धि को भी हंसी आ गई। वो मैनेजर के सामने खड़ी थी, इसलिए वो कंट्रोल करने लगी, लेकिन पीछे खड़े सब अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने ही लगे। मैनेजर बेचारा इतने जोश में आया था, उसका चेहरे पर शर्मिंदगी आ गई। बेचारा पानी पानी हो गया, लेकिन फिर वह नकली मुस्कुराते हुए बोला, मिस नाज, मैं देखने में पतला लगता हूँ, लेकिन बहुत जान है मुझ में। आपकी रक्षा करने के लिए मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ। नाज, सर, मुझे मेरी रक्षा करनी आती है और आपकी सिर्फ टांगे ही पतली हैं, बाकी तो आप 2 फुटबॉल के साथ पेट में लेकर घूमते हो। प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। वहां खड़े सबके पेट में दर्द होने को हो गया हंस हंस कर, लेकिन बाहर तक आवाज किसी ने आने नहीं दी। मैनेजर बेचारा शर्मिंदा होकर नकली हंसी हंसते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सब काउंटर से लगकर हंसने लगे। रिद्धि भी हंसने लगी और बोली, नाज यार, तू क्यों करती है ऐसा? बेचारे कितना भोला भाला मैनेजर है हमारा। नाज, मैंने कब कहा वो चालाक है? लेकिन मुझे चापलूसी नहीं पसंद। वो मेरे आगे पीछे घूमता है, मुझे नहीं पसंद ये सब। अपने काम से काम रखे। कल को मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा, अगर वो मुझसे कैफे मिलने आए तो भाई यहाँ अपने तीली जैसी टांगे लेकर मिसनाज करता हुआ आ गया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? क्या सोचेगा मेरा बीएफ कि मेरे पीछे ऐसे चंपू से लोग पड़े? नाच की बात पर फिर सब हंसने लगे। अमित बोला, पहले बॉयफ्रेंड बना तो ले, नाक पे चढ़ता ही नहीं तेरे कोई। नाज अमित को देखकर, अमित सर, मुझे बनाने की जरूरत नहीं। जो मेरे लिए बना होगा मुझे खुद उससे प्यार हो जाएगा। वो खुद ही मेरे पास आएगा मुझे अपना बनाने के लिए। रिद्धि उसके सर पर टपकी मारकर, ज्यादा ही फिल्मी सोच रही है तू। ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी हमारा दूर रहना ही अच्छा है इन सब चक्करों से। पता है ना, हमें फ्लैट खरीदना है। नाज मुस्कुराकर, आई नो। तो अभी तो मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं। चल जल्दी काम खत्म करते हुए घर भी जाना है। रिद्धि ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों काम करने लग गई। उनकी शिफ्ट रात के 10 बजे तक खत्म होती थी। वैसे तो कैफे रात 2 बजे तक खुला रहता था, लेकिन वो दोनों बस 10 बजे तक ही काम करती थी। 10 बजते ही दोनों ने जल्दी से चेंज किया और अपनी स्कूटी से घर की तरफ चली गई। मुंबई की सड़कें तो कभी खाली नहीं होती हैं। कहते हैं मुंबई पूरी रात जागती है। उनके घर का रास्ता भी थोड़ा सुनसान था। वो 10:30 बजे तक घर आ गई। आते ही दोनों अपने अपने रूम में नहाने चलेंगी, फिर बाहर किचन में आकर खाना बनाने लगी। दोनों सेफ थीं तो खाना बनाने की स्पीड काफी तेज थी। वो दोनों 10-15 मिनट में खाना बनाकर सोफे पर बैठकर खाने लगी। रिद्धि ने खाते हुए नाज को देखकर कहा, वैसे नाज, तुम्हें सच में डर नहीं लगा गंज देखकर? नाज खाते हुए, पूछ मत यार, मेरी तो जान हलक में आ गई, लेकिन उस लंबे वाले बालों ने बचा लिया। और तू सच बोल रही थी रिद्धि, कुछ अलग ही अट्रैक्शन है उस बंदे में। वो प्रिंस लग रहा था किसी रियासत का, लेकिन मुझे खुद को बचाना था, इसलिए मैंने ज्यादा भाव नहीं दिया उसे। रिद्धि, चेहरा देखा तूने? नाज खाते हुए, हाँ देखा था, ठीक ही था। इतना भी कुछ खास नहीं था कि मैं उसे भाव दूं। वैसे भी नाज अवस्थी ने किसी को भाव देना सीखा ही नहीं। छोड़ यार, हमें क्या, फिर कौन सा मिलने वाले हैं हम उनसे? हम क्यों उनके बारे में बातें करें? इतने बेले थोड़े ही हैं हम। चल सोते हैं यार, नींद आ रही है मुझे। नाज ने अपनी प्लेट ली और किचन में जाकर धोने चली गई। रिद्धि ने खाना खाकर फिनिश किया और उसके पीछे जाकर प्लेट धोने लगी। दोनों ने किचन साफ किया और आकर रूम में लेट गई। नाज की तो लेटते ही नींद आ गई, लेकिन रिद्धि अभी भी जाग रही थी। उसकी आंखों के सामने अनिरुद्ध का चेहरा आ गया। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और धीरे से बोली, मुझे गट फीलिंग हो रही है, हम दोबारा भी मिलेंगे कहीं पर। रिद्धि थोड़ी सी देर सोचती रही, फिर उसको नींद आ गई। नाज ने उसे हक कर लिया और रिद्धि ने उसे पकड़ लिया और दोनों अपनी नींद पूरी करने लगी। दूसरी तरफ कैफे से निकलकर रुद्र की कार आधे पौने घंटे की दूरी पर जाकर बहुत बड़े होटल के सामने रुकी। असल में ये होटल रुद्र का ही था। मुंबई में भी 3-4 होटल थे, लेकिन वो मुंबई आता बहुत कम था। कार रुकते ही सब तेजी से अंदर चले गए। होटल में बहुत सा स्टाफ ऐसा था जिन्होंने कभी रुद्र को देखा ही नहीं था। रुद्र और अनिरुद्ध के साथ उनके आसपास 4 बॉडीगार्ड चल रहे थे। उनको देखकर सब अपनी जगह पर ही खड़े हो गए। रिसेप्शन पर बैठी लड़कियां तो एकटक उन्हें देखने लगी। उनकी तो बुरी किस्मत, वो मुंह नहीं देख पाई। रुद्र ने चेहरे पर मास्क और आंखों पर चश्मा लगा रखा था। मैनेजर ने जल्दी से आकर फूलों से उनका वेलकम किया। अनिरुद्ध ने फूल पकड़ लिए और रोनी को पकड़ा दिए। रुद्र कभी किसी के हाथ की कोई चीज वगैरह नहीं पकड़ता था। अनिरुद्ध भी ऐसी चीजों का बहुत ख्याल रखता था। रुद्र की सेफ्टी पर्पज से भी यह सब जरूरी था। रुद्र का बिहेव बहुत अच्छा था, लेकिन उसके हुक्म सा होने की वजह से बहुत से दुश्मन भी हो गए थे उसके, इसलिए अनिरुद्ध और रोनी बहुत ध्यान रखते थे उसकी सेफ्टी को लेकर। रुद्र ने ज्यादा कुछ फॉर्मेलिटी नहीं की, सीधे 4th फ्लोर पर बने एक शानदार से रूम की तरफ आ गया। यह उस होटल का सबसे अच्छा रूम था। रुद्र के साथ अनिरुद्ध और रोनी अंदर चले गए। बाकी बॉडीगार्ड बाहर ही खड़े हो गए। रुद्र ने सबसे पहले अपना कोट उतारकर वहां रखे स्टैंड पर रख दिया। अनिरुद्ध सोफे पर पसर गया।
रोनी ऐसे ही खड़ा रहा। रुद्र फ्रेश होने सीधे वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आकर चेंज कर लिया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए आकर बड़े सोफे पर बैठ गया और बोला, रोनी बैठ जाया करो, तुम फ्रेंड हो हमारे, जब ड्यूटी पर होते हो तब हम नहीं रोकते, बाकी तुम समझदार हो। रोनी आकर छोटे सोफे पर बैठ गया और बोला, वो हुकुम सा। उसने इतना ही बोला था कि रोनी फिर से बोला, रुद्र अभी हमारी दोस्ती से ज्यादा तुम्हारी सेफ्टी जरूरी है। उस ध्यान ज्यादा दे रहा हूँ। थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे। राजस्थान में तो थोड़ा केयरफुल रहना है हमें। अनिरुद्ध लेकिन अब क्या होगा? हम राजस्थान से ज्यादा तो बाहर रहते हैं, 2 साल हो गए हैं। हमें हमारी होम टाउन से ही डर कर रहना होगा क्या? आई थिंक अब मुझे भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा इन सब से हैंडल करने के लिए। रोनी, बस कुछ टाइम की बात है, मैं परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ लूंगा। बस तब तक रुद्र को थोड़ा सेपरेट ही रखते हैं तो ठीक है। रुद्र कुछ नहीं बोला। वो बस एक टक सामने की तरफ देखता रहा। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसका ध्यान अनिरुद्ध और रोनी की बातों पर नहीं था। अनिरुद्ध ने फिर रुद्र की तरफ देखा तो कहा, रुद्र, कल की मीटिंग के लिए मैंने मिस्टर मेहरा को यहीं बुला लिया है, हम यहीं मीटिंग कर लेंगे। रुद्र ने उसकी बात सुनी तो उसे देखते हुए 5 सेकंड रुककर बोला, नहीं, मीटिंग बाहर होगी। अनिरुद्ध, लेकिन बाहर कहाँ करनी है? हमारा ही होटल है, इससे अच्छी प्लेस क्या होगी? वैसे भी मीटिंग थोड़ी लंबी चल सकती है तो यही कंफर्टेबल रहेगा। रुद्र ने उसे देखा और अपना बाल ठीक करते हुए कहा, कैफे। रुद्र ऐसे शो कर रहा था जैसे वो नॉर्मल हो, बोल रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध और रोनी दोनों उसे हैरानी से देखने लगे। रुद्र ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। रुद्र को एक नजर देखकर अनिरुद्ध और रोनी एक दूसरे को देखने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, तेरा मतलब वही कैफे यहाँ से हम अभी आए हैं? रुद्र नॉर्मल नॉर्मल बिहेव करते हुए, हमने कुछ गलत बोल दिया क्या? पहले वो रिपीट करवा रहे हो? अनिरुद्ध घूरने लगा रुद्र को और बोला, रुद्र चल क्या रहा है? कैफे क्यों जाना है तुम्हें वापस? रुद्र ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और शांत आवाज में बोला, पहले तो अपनी नजरें सही करो। हम बात नहीं है किसी बात का जवाब देने के लिए, हमें सोना है अभी, तो दोनों प्रस्थान करो। अनिरुद्ध और रोनी एक दूसरे को देखते हुए वहां से चले गए। अनिरुद्ध ने उसे देखते हुए कहा, रुद्र, रुद्र। शांत आवाज में आंखें बंद करके सोफे पर सर रखकर बोला, प्रस्थान। उसके बोलने से अनिरुद्ध वहीं चुप हो गया। दोनों भले ही बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन रुद्र को जब प्राइवेसी चाहिए होती थी तो अपने हुक्म सा वाला रौब भी झाड़ देता था। रोनी तो जल्दी उठकर खड़ा हो गया। अनिरुद्ध ने भी उसे एक नजर देखा, फिर उठकर रोनी के साथ रूम से बाहर चला गया। उनके रूम से जाते ही रुद्र ने अपनी आंखें खोल दी और छत की तरफ देखने लगा। करीब 5 मिनट देखने के बाद उसने अपना फोन लिया और एक नंबर पर कॉल कर दिया। 1-2 रिंग पर कॉल रिसीव हुआ तो रुद्र बोला, आपको एक एड्रेस भेज रहे हैं, 1 घंटे में वहाँ के सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स चाहिए, वहाँ के बेस्ट एम्प्लॉयज़ की। आगे से कुछ कहा गया, फिर रुद्र ने फ़ोन कट कर दिया। वो वहीं पर बैठा रहा और अपना फ़ोन सोफे पर घुमाने लगा और आंखें बंद किए बैठा रहा। आधे पौने घंटे में उसके फ़ोन की घंटी बजी। रुद्र ने अपना फ़ोन देखने लगा। वो स्क्रॉल करने लगा, फिर अचानक उसके हाथ रुक गए। करीब आधा घंटे वो अपने फ़ोन में कुछ देखता रहा, फिर आखिर के उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने अपना फोन बंद किया और अपनी टी शर्ट रिमूव करके बेड पर रख ली और लाइट बंद करके बेड पर उल्टा लेट गया। अगले दिन रुद्र की नींद 5 बजे खुल गई। वो रोज सुबह जल्दी ही उठता था। होटल में जिम था, लेकिन उसका जाने का मन नहीं था, इसलिए वो गैलरी में जाकर मेडिटेशन करने लगा। अभी अंधेरा था, थोड़ा थोड़ा सर्दियां आने वाली थी, इसलिए ठंडी हवा चल रही थी। रुद्र सिर्फ ट्राउजर में था। उसके बॉडी से वो शर्टलेस था। मैट पर नीचे जमीन पर बैठकर वो आंखें बंद किए मेडिटेशन करने लगा। उसके शांत रहने की सबसे बड़ी वजह यह भी थी, वो बहुत सालों से मेडिटेशन कर रहा था। उसको अपने दिमाग का काफी हद तक कंट्रोल था। वो मेडिटेशन करने के लिए आंखें बंद करके बैठा ही था कि 5 मिनट बाद उसने अपनी आंखें खोल दी। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और फिर से आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर उसने कुछ मिनटों बाद अपनी आंखें खोल दी। रुद्र अपने बालों में हाथ फेरने लगा और फिर उठकर बालकनी से टेक लगाकर खड़ा हो गया। अपने बालों में हाथ फेरकर वो अपनी बाहें सीने मैं क्रॉस किए खड़ा हो गया और एक टक सामने देखने लगा। उसके दिमाग में क्या चल रहा है यह तो सिर्फ वही जानता था। दूसरी तरफ नाज 8 बजे तक सो रही थी। रिद्धि खुद तैयार होकर उसे उठाने लगी और बोली, नाज जल्दी उठ, अंकल की कॉल आई थी, हमें जल्दी जाना है आज। नाज नींद में, क्यों? रणवीर सिंह आ रहा है कि क्या जो जल्दी जाना है? आए बड़े जल्दी बुलाने वाले, सोने दे, हम अपने टाइम पर ही जाएंगे। रिद्धि, वो पता नहीं कौन आ रहा है, लेकिन अंकल बोल रहे थे मीटिंग अरेंज की गई है हमारे कैफे में, तुझे बटर चिकन बनाना है जाकर, स्पेशल है, स्पेशल तेरे हाथ का बोला है। चल ना, उठ प्लीज। नाज नींद भरी आंखों में उठकर बैठ गई और बोली, ये अच्छा खाना बनाना भी किसी सजा से कम नहीं है, जो देखो मुंह उठा के ऑर्डर कर देता है, ये बनाओ वो बनाओ। यार सोना भी तो होता है किसी को, और ये सुबह सुबह कौन बटर चिकन ठूसने आ रहा है? रिद्धि हंसने लगी और उसका हाथ पकड़कर बेड से उठाते हुए बोली, 12 बजे है मीटिंग का टाइम, अंकल बोल रहे थे लंच तक रुकेंगे।
और हम दोनों को अटेंड करना है उन्हें। उससे पहले थोड़ा बहुत तैयारी भी करनी है। नाज क्यूट सा मुंह बनाकर फिर नकली रोना रोते हुए बाथरूम में चली गई। रिद्धि बिस्तर ठीक करने लगी, फिर जाकर किचन में दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी। नाज थोड़ी देर में नहाकर बाहर आई और अपने रूम में जाकर तैयार हो गई। नाज ने व्हाइट टॉप और व्हाइट पैंट पहन ली, नीचे पैरों में व्हाइट शूज, अपने बालों को खुला ही रहने दिया, आंखों में काजल और होंठों पर पिंक लाइट सी लिपस्टिक लगाकर तैयार हो गई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। नाज अपना बैग उठाकर रूम से बाहर आ गई, फिर बैग को सोफे पर फेंक कर रिद्धि के पास किचन में चली गई। रिद्धि ने पहले से ही दोनों के लिए पोहा और चाय बना ली थी। दोनों प्लेट उठाकर सोफे पर लेकर बैठ गईं। एक बड़ी सी प्लेट में दोनों के लिए पोहा और 2 चम्मच थे। दोनों खाने लगीं। रिद्धि, नाज तू बटर चिकन और फ्राई चिकन बना देना, बाकी मैं बना लूंगी। नाज बेपरवाही से खाते हुए, बना दूंगी, ऐसा क्या है यार, मुंबई में इतने बड़े बड़े होटल हैं, हमारे कैफे में ही क्यों आना है? मीटिंग तो कभी नहीं रखते कैफे में, आज क्यों? रिद्धि खाते हुए, होगा कोई, हमें क्या, हमें तो काम करना है अपना। और अंकल बोल रहे थे हमारे आज के एक्स्ट्रा चार्जेस भी मिलेंगे, बस अच्छा खाना बनाकर खिलाना गेस्ट को। नाज, अंकल को बोलना था, हम वैसे भी अच्छा ही बनाते हैं, लेकिन आज अगर अगर वो दे ही रहे हैं एक्स्ट्रा चार्जेस तो 1 kg की डिश का 500 चार्ज करूंगी मैं। अब जितना खाना बनवाना है बनवा लें। रिद्धि हंसने लगी और बोला, तू ज्यादा लालची बन रही है, नहीं बन रही? वो जितना भी देंगे ठीक है यार, सैलरी भी हमें अच्छी खासी देते हैं वो। नाज रिद्धि को देखकर कहने लगी, देखने लगी, फिर बोली, ठीक तू बोल तो रही, तो माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार से यह मीटिंग के चक्कर में डाला तो मैं सच में चार्ज करूंगी पैसे। रिद्धि हंसते हुए, ठीक है मेरी बहन, अब चल लेट हो जाएंगे। दोनों सोफे से उठकर किचन में चली गईं और बर्तन धोकर सेल्फ पर रख दी और अपना अपना बैग उठाकर स्कूटी लेकर कैफे की तरफ निकल गईं। दूसरी तरफ 11 बजे के आसपास रुद्र बिल्कुल तैयार था, बस शीशे के सामने खड़े अपने बाल सेट कर रहा था। ब्लैक शर्ट, उस पर ब्लैक टाई, ब्लैक पैंट और ऑफ वाइट कोट पहने वो बिल्कुल रेडी था। पैरों में ब्लैक शूज, हाथ पर महंगी घड़ी, लंबे बाल बहुत अच्छे से सेट किए हुए। उसके बाल कुछ ज्यादा ही लंबे भी नहीं थे, बस थोड़ा सा गर्दन से टच होते थे, लेकिन बहुत ज्यादा घने और काले थे। उस ऊपर से बहुत ही अच्छे तरीके से कट करवाए हुए थे। इतने में रूम में अनिरुद्ध और रोनी भी तैयार होकर आ गए। दोनों ने रुद्र को एक नजर देखा, फिर अनिरुद्ध बोला, रुद्र पक्का हमें कैफे में ही मीटिंग करनी है? यार वो भी कोई जगह है मीटिंग करने की? आई मीन ना कोई प्रॉपर प्राइवेसी, ना कोई सिक्योरिटी का बहुत अच्छा अरेंजमेंट। रुद्र, देख मुझे भी अच्छा लगा वो कैफे, लेकिन मुझे पहले ही तुम्हारे बारे में सोचना है। अगर किसी को पता चल गया वहां मीटिंग हो रही है हमारी, तो तुम भी जानते हो लीक होने के चांसेस भी हैं। रुद्र उनकी तरफ मुड़ गया और में हाथ डालकर अनिरुद्ध की बातें सुनता रहा, फिर शांति से बोला, अनय, हम कुछ सोचकर ही कह रहे हैं। और कल उन मोहतरमा ने कहा था वो बटर चिकन अच्छा बनाती हैं, तो बस अपना वहम दूर करने जा रहे हैं। हम भी देखें ऐसा क्या है उनकी डिश में। रुद्र की बात सुनकर अनिरुद्ध और रोनी हैरानी से उसे देखने लगे, फिर अनिरुद्ध बोला, तुम उस लड़की के लिए जा रहे हो? रुद्र, वो तो दिमाग से हिली हुई है और बोल ही रहा था उसे। रुद्र की घूरती हुई नजरें खुद पर फील हुई। वो पहले एक सेकंड चुप हुआ और बोला, बच्ची सी है वो, उसने ऐसे ही बोल दिया होगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम मीटिंग करने वहां चले जाएंगे। रोनी भी बोला, जी हुकुम सा, अनय सही बोल रहा है, वहां सिक्योरिटी का भी इशू है और हमने अपनी तरफ से सिक्योरिटी बढ़ाई तो लोगों की नजरों में आएंगे। अनिरुद्ध, एक्सीलेंट, अगर बटर चिकन ही खाना है तो हम वहां से ऑर्डर कर देते हैं, डिलीवरी हो जाएगा। रुद्र बस जेब में हाथ डाले उनकी बातें सुनता रहा। फिर जब वो दोनों शांत होकर उसके जवाब का वेट करने लगे तो रुद्र उन दोनों की तरफ एक नजर देखकर बाहर की तरफ जाते हुए बोला, हमें देर हो रही है, लेट्स गो। रुद्र बाहर की तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद अनिरुद्ध ने रोनी से कहा, ये चाहता क्या है? ऐसी जिद तो पहले कभी नहीं की इसने। असल में कल अनिरुद्ध और रोनी ने रुद्र को नोटिस नहीं किया था। वो बस नाज की बातों में हंसने में बिजी थे और उन दोनों के दिमाग में यह बात दूर दूर तक नहीं आ रही थी कि रुद्र नाज जैसी इतना बोलने वाली लड़की को पसंद करेगा। वो किसी भी हिसाब से रुद्र के साथ मैच नहीं करती थी। वो एक नॉर्मल लड़की थी और रुद्र शाही घराने से। नाज में शाही घराने जैसा कुछ भी नहीं था। अनिरुद्ध और रोनी भी चाहते थे कि रुद्र की लाइफ में कोई लड़की आए, वो प्यार करे, शादी करे, लेकिन किसी ऐसी लड़की से जो हुकुम रानी साहब बनने जैसे गुण हो। वो नाज को दूर दूर उसमें इमेजिन भी नहीं कर सकते थे और अभी उसके दिमाग में यह आया भी नहीं था कि रुद्र पसंद भी कर सकता है नाज को। रोनी, ये तो जाकर ही पता चलेगा। चल। अब दोनों रुद्र के पीछे चले गए। सब होटल के रिसेप्शन से होते हुए बाहर आ गए। अभी भी स्टाफ उनका चेहरा नहीं देख पाया। उसने फिर से मास्क और चश्मा लगा लिया, लेकिन सच में क्या हैंडसम लग रहा था बंदा चलते हुए। जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया, सबकी आंखें उस पर थीं। रुद्र अपने साथ 2 बॉडीगार्ड और अनिरुद्ध को लेकर आ रहा था। एक बॉडीगार्ड यश और दूसरा रोनी। यश ने दरवाजा खोल दिया तो रुद्र जाकर कार में बैठ गया। अनिरुद्ध भी उसके साथ बैठ गया। यश ने दरवाजा बंद किया और ड्राइविंग सीट पर आ गया। रोनी आगे बैठ गया। अनिरुद्ध बस रुद्र को देख रहा था। रुद्र ने अपना लैपटॉप खोल लिया और बोला, अनय, अपने काम पर ध्यान दो।
क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दो हम आ रहे हैं। अनिरुद्ध ने उससे नजरें हटा ली और अपने फोन पर कुछ करने लगा। कार में एकदम शांति थी। रुद्र लैपटॉप में बिजी था। अनिरुद्ध भी अपने हाथ में पकड़ी फाइल चेक करने में लगा था। 1 घंटे बाद सब कैफे आ गए। आज कैफे के ओनर सुदर्शन अंकल भी आए थे। वो थोड़े एज्ड थे, 60-62 के आसपास उनकी एज थी, लेकिन नेचर के बहुत अच्छे थे। उन्हें जब रुद्र के वहां आने का पता चला तो वो मैनेजर को साथ लेकर खुद उनको रिसीव करने चले गए। कैफे में एक प्राइवेट एरिया के लिए अलग दरवाजा था, वहां से आम पब्लिक नहीं आती थी। रुद्र की एंट्री वहीं से थी। मैनेजर के हाथ में फूलों का बुके था। रुद्र अपने बॉडीगार्ड और अनिरुद्ध के साथ अंदर एंटर कर गया। सामने से अंकल और मैनेजर आए। उन्होंने रुद्र की तरफ बुके कर दिया। अनिरुद्ध ने बुके ले लिया। अंकल हाथ जोड़कर नम्रता से बोले, आपका स्वागत है हुकुम साहब, आप हमारे छोटे से कैफे में आए, इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए और क्या होगी। रुद्र ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें पीछे खड़े मैनेजर पर चली गईं। रुद्र ने चश्मा लगाया था तो किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ देख रहा था। वो घूर कर मैनेजर को देखने लगा। अब वो क्यों घूर रहा था वो तो बस वही जानता था। रुद्र ने उसे पैरों से लेकर ऊपर तक देखा। अजीब सी शेप थी मैनेजर की बॉडी की। वो अपने हाथ पीछे किए अपने दांत दिखा रहा था। रुद्र ने मैनेजर को देखकर फिर अपना मास्क उतार दिया और हल्का सा मुस्कुराकर सर हिला दिया। रुद्र को देखकर एक पल के लिए तो अंकल और मैनेजर भी देखते रह गए। फिर अंकल ने हाथ जोड़कर उनको अपने साथ आने को कहा। सब उनके साथ चले गए। एक प्राइवेट एरिया में ले आए। बड़े बड़े सोफे लगे हुए थे। काफी खूबसूरत जगह बनाई हुई थी वहां पर। रुद्र और अनिरुद्ध सोफे पर बैठ गए। दोनों बॉडीगार्ड पीछे खड़े हो गए। दूसरी पार्टी भी आई नहीं थी। अंकल ने हाथ जोड़कर कहा, हुकुम साहब, आपको जो भी पसंद हो बता दीजिए, हमारे यहाँ बहुत अच्छे शेफ हैं। रुद्र ने अब उनकी तरफ नहीं देखा और फोन चलाने लगा और बोला, अपने बेस्ट शेफ को भेज दीजिए, हम बता देंगे उन्हें। अंकल ने मुस्कुराकर कहा, जी हुकुम साहब, आप कंफर्टेबल होकर बैठिए, मैं भेजता हूँ अभी। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। अंकल और मैनेजर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अनिरुद्ध ने रुद्र के कान के पास जाकर धीरे से कहा, रुद्र क्या कर रहा है, 2 मिनट में दूसरी पार्टी आ जाएगी। उस लड़की ने कल जैसे कोई बेवकूफी वाली बात बोल दी तो क्या इज्जत रहेगी हमारी। वो पहले वाली कितनी अच्छी थी, कितने प्यार से ऑर्डर लेकर गई थी हमारा। उसको बोल दूं, वो सर्विस लेगी हमारी। इसको रहने देते हैं। रुद्र ने एक नजर अनिरुद्ध को देखा और बोला, अनय, शी इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल। रुद्र आगे कुछ बोलता उससे पहले ही अनिरुद्ध बोला, तुम्हें बड़ा पता है हार्ड वर्किंग है, कल ही तो मिले थे यार। मानता हूँ क्यूट है लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है। रुद्र अपने फोन पर ध्यान देते हुए, उनका पता नहीं, लेकिन अब तुम प्रोफेशनल नहीं रहे हो, हम घर पर नहीं हैं, सो बी प्रोफेशनल। अनिरुद्ध ने उसे घूरा और धीरे से बोला, घर जाकर बताऊंगा तुम्हें। रुद्र ने बस उसे एक लुक दिया तो अनिरुद्ध सीधे होकर बैठ गया। इतने में सामने से मुस्कुराते हुए रिद्धि पानी के गिलास लेकर आए। रिद्धि को देखकर अनिरुद्ध के चेहरे पर चमक आ गई। रिद्धि पहले तो हैरान हुई सबको देखकर, फिर नॉर्मल रिएक्ट करके बोली, सुप्रभात सर। रुद्र ने एक उड़ती नजर उसे देखा, फिर अपने फोन में बिजी हो गया। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया और बोला, बहुत सुप्रभात मिस। रिद्धि ने मुस्कुराकर सर हिला दिया और नीचे पैरों के बल बैठकर वो पानी के गिलास टेबल पर रख दिए। एक गिलास रुद्र और एक अनिरुद्ध के आगे रख दिए, 2 गिलास बॉडीगार्ड के लिए रख दिए और उठकर हाथ में खाली ट्रे लेकर वापस खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, कृपया सहज रहें। इतना बोलकर वो चली गई। अनिरुद्ध उसे जाते हुए देखता रहा। उसके जाने के बाद रुद्र ने पानी का गिलास उठाया और धीरे धीरे पीने लगा। इतने में दूसरी पार्ट से मिस सहगल अपने असिस्टेंट के साथ आ गए। रुद्र को उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रीट किया। रुद्र ने भी मुस्कुराकर उनसे हाथ मिला लिया और उन्होंने सामने बैठने का इशारा कर दिया। अंदर किचन में अंकल नाज के पास खड़े होकर उसे समझा रहे थे। नाज सब्जियां काट रही थी। अंकल, नाज बेटा एक बार जाकर ऑर्डर ले आएगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। नाज सब्जी काटते हुए, अंकल, रिद्धि गई है ना, पहले ही आपने 5 kg बटर चिकन का ऑर्डर दे दिया, उसे बनाने में भी टाइम लगेगा, ऊपर से उनसे पूछने भी जाऊं। अंकल, ऐसे कौन से लाड साहब बुलाए हैं आपने। अंकल, धीरे बोल नाज, अगर किसी ने सुन लिया हमारा कैफे बंद हो जाएगा। वो नहीं बता सकता कि कौन है वो, लेकिन सेलिब्रिटी से भी ज्यादा बड़े हैं वो। हमारा फर्ज है उनका वेलकम करना। अपने अंकल के लिए इतना नहीं करोगी। नाज अंकल की तरफ देखने लगी। अंकल उसे भोला सा मुंह बनाकर देख रहे थे। नाज मुस्कुरा दी और अंकल की गाल खींचती हुई बोली, आपके लिए कुछ भी, रुको जाती हूँ, बस एक तड़का लगा दूं। अंकल ने उसके सर पर हाथ रख दिया और मुस्कुराकर बोले, थैंक यू बेटा। नाज मुस्कुरा दी। अंकल वहां से चले गए। उनके जाने के बाद नाज ने जल्दी से तड़का डाल दिया सब्जी में। अपनी कैप उतार कर बालों की हाई पोनीटेल बना ली, चेहरा साफ किया, फिर एप्रन उतार दिया और डायरी और पेन लेकर बाहर जाने लगी तो आगे से रिद्धि आते हुए दिखी। रिद्धि जल्दी से बोली, नाज, तुझे पता है कौन आए हैं वो कल। नाज उसकी बात काट कर, छोड़ना यार, हमें क्या, ऑर्डर मैं ऑर्डर लेने जा रही हूँ, तू चिकन देखना, मैं बस आ ही रही हूँ। इतना बोलकर नाज किचन से चली गई। रिद्धि उसे पीछे से आवाज लगाते रह गई। नाज अपनी धुन में ऑर्डर लेने चले गई। व्हाइट पैंट, व्हाइट शूज और ऊपर रेड टी शर्ट जिस पे उसके कैफे का टैग लगा हुआ था।
पोनी टेल में बांधे हुए बाल, उसके छोटे बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। बहुत क्यूट सी और खूबसूरत लग रही थी। हाथ में डायरी और पेन लेकर वो मुस्कुराते हुए आ रही थी। आज रुद्र सामने ही बैठा था। यहाँ से नाज ऑर्डर लेकर आने वाली थी। जैसे ही नाज आती हुई दिखी, रुद्र की नजरें अपने आप उसकी तरफ उठ गईं। वो क्लाइंट से बात कर रहा था। अभी उसने चश्मा नहीं लगाया था। आगे लैपटॉप खुला हुआ था। थोड़ा आगे होकर वो लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। अनिरुद्ध भी अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। रोनी और यश हाथ पीछे करके क्रॉस किए हुए खड़े थे। रुद्र की नजरें आती हुई नाज पर ही थीं। बाकी किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नाज भी अपनी धुन में मुस्कुराते हुए आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने सामने बैठा हुआ रुद्र नजर आया, वो हैरान हो गई और वहीं पर रुक गई। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला तीसरा भाग। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।